Assalamu alaikum class. So today we are going to discuss mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions, as you already know, कि जब भी कभी दो कंपनीज आपस में अपना एक मर्जर करती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली अगर इफ यू विल गो विद दीज डिटेल्स थॉरोली. इफ यू सी मर्जर का कुछ कंपनीज को बेनिफिट होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, आपने नाम सुना हुआ होगा. इनके इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इतने ज्यादा ब्रांड नेम से आते हैं कि कई आप यूज कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा ये पीएनजी का है. अब पीएनजी, ये दो कंपेटिटर्स थे. इन दोनों को कोई इनका रिलेटिव था जो सेम था, जिसने कहा कि यार तुम दोनों स्टूपिड, एक ही चीज के लिए तुम दोनों कंपीट क्यों कर रहे हो. एक सोप बना रहा था, एक कैंडल बना रहा था, उनका रॉ मटेरियल कहीं पर कुछ सेम था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कैंडल ही था या कुछ और था, लेकिन दे वर मेकिंग सिमिलर थिंग्स, दो डिफरेंट सिमिलर, लेकिन उसका रॉ मटेरियल सेम था. तो उसने कहा इसके ऊपर कंपीट करने की बजाय, एक कहता है कि मुझे रॉ मटेरियल 10 का दे रहे हो तो इसको, वो कहता है कि दूसरा कहता है मुझे 11 का दे दो, इस पर कंपीट करने की बजाय इफ यू मर्ज, इफ यू जॉइन हैंड्स, तो तुम अब अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर ले सकते हो. यू आर दी ओनली बायर, लेट्स सपोज, या आप एक मेजर बायर है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इफ यू सी, जब आपकी पावर बढ़ जाती है, बार्गेनिंग पावर, कि आप एक, लेट्स सपोज उसका जो सप्लायर है आपका, उसके आप लेट्स सपोज 40% सेल्स उसकी आपके पास होती है सिर्फ, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो वो कोशिश करेगा आप उसके लूज ना हो. तो तब तुम कहोगे नहीं जी मैं 9 रुपए का खरीदूंगा, मैं 8 रुपए का खरीदूंगा, तो वो वैल्यू बनेगी. सेम उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए प्रॉक्टर एंड गैम्बल और बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनी है, नॉट जस्ट पीएनजी, बहुत सारी. तो मर्जर्स के फायदे भी होते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशंस के नुकसान भी होते हैं. कंपनीज की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वर्थ बहुत बढ़ जाती है, एंड अगेन एक्सपेंशन इजी हो जाती है. लेट्स सपोज आपने एक्सपेंड करना है, जैसे हमने एक केस ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो जो फर्नीचर, जो होम इंप्रूवमेंट्स वाला था, होम डिपो, और उसका कि उनको मर्ज एक्सपेंड होना था, तो उस एरिया का जो एक बड़ी चेन होती थी, जिस एरिया में एक्सपेंड होना, उस चेन को परचेज कर लेते थे, एक्वायर कर लेते थे, उससे उस एरिया की जितनी उनकी ब्रांचेस वो सारी इनकी, अब उसके अंदर ही अपने अपने बोर्ड लगाकर इसको इंक्लूड कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बेसिकली ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ एक मेजर ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का, कि ग्रोथ होनी चाहिए उस बिजनेस के अंदर, ठीक है. मेजर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें से एक ग्रोथ होता है, प्रॉफिट होता है, ग्रोथ होता है. सो ग्रोथ को करने के लिए, अब इससे बेनिफिट क्या होता है मर्जर से, इससे जो एक मेजर बेनिफिट हमें होता है वो है साइनर्जी का. साइनर्जी क्या है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको कहूं तो 1 + 1 इज मोर देन 2, या 1 + 1 इज 3. जैसे 1 और 1 11 भी कहा जाता है हमारे यहाँ, कि 1 और 1 11 होगा, तो वो उस तरह से कि आपको मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट मिलता है. एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं. जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, मर्ज करेंगे, एक बड़ा बिजनेस बनाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ही एग्जाम्पल देखें, आपको कोई चीज परचेज करनी है, आपके पास सामने दो दुकानें हैं, एक वही टूटी सी पुरानी सी, एक अजीब सा टूटा हुआ काउंटर पड़ा हुआ, उसके पास पीछे सामान पड़ा है, वो एक लड़के को आवाज देता है कि भाई ये ला के दो इनको. जनरल स्टोर की बात कर रहा हूं अभी. एक नई इम्तियाज टाइप, लेट्स सपोज, कहां जाएंगे आप, यू विल योरसेल्फ चूज समथिंग बिगर. और अगेन एक और एडवांटेज, इम्तियाज जो होगा वो आपको कुछ ना कुछ प्राइस कम पर भी चीज दे देगा, जबकि दूसरा शायद ना दे सके. क्यों? क्योंकि उसका मार्जिन उतना ही है ना, उसके लिमिटेड सा मार्जिन है. अब उसने तो 10 20 40 50 100 प्रोडक्ट रखा हुआ है, जिसके ऊपर हर किसी का डिफरेंट मार्जिन है, और क्योंकि वो इतनी बल्क में परचेजिंग कर रहा है, उसने लेट्स सपोज उसके 50 स्टोर है पाकिस्तान में, उसने उन 50 स्टोर के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग करनी है. जबकि एक जो छोटा सा स्टोर है, इसने होलसेलर से परचेज करना है, जिसने मैन्युफैक्चरर से या एजेंट से परचेज करना है उसने जाके मैन्युफैक्चरर से, तो उन सबका कमीशन भी इसने देना है. तो इतना फर्क आ जाता है. फिर वो मैन्युफैक्चरर के साथ बार्गेनिंग पावर रखता है कि भाई मैं तुम्हारी चीज प्राइम डिस्प्ले कर रहा हूं, मैं इधर बेच रहा हूं, मुझे इतने की जगह इतने की दो. ये वॉलमार्ट के बारे में कहा जाता है कि वो मैन्युफैक्चरर्स को बुला लेते हैं कि इस आइटम के मैन्युफैक्चरर्स की आज मीटिंग है, बुला लें सबको, और उनको बता देते हैं भाई तुम इतने % अपनी कॉस्ट घटाकर हमें प्रोडक्ट दोगे आज के बाद, बस हमें नहीं पता, वरना हम तुम्हारा माल अपने पास डिस्प्ले नहीं करेंगे. अब मरता क्या ना करता उसको करना पड़ेगा. उसको पता है कि मेरा 70% ऑफ वॉल्यूम सिर्फ वॉलमार्ट पे बिकता है. अमेरिका की हर शहर के अंदर वॉलमार्ट है,
लोग जाते ही वॉलमार्ट के, पर मेरा माल बिकता ही वॉलमार्ट पे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो उसे पता है कि जी, वो अक्सर ये वीडियोस आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, वो कहते हैं कि जी हम करें क्या, हमें अगर वॉलमार्ट ने बुलाकर कह दिया कि इतनी कम करें, हमें कम करनी पड़ेगी, हम जो मर्जी, हमें अपनी प्राइस उतनी कॉस्ट कम करके वॉलमार्ट को, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है। सो एक इस तरह का बेनिफिट आ जाता है। सिमिलरली आपको स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड लेबर, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेबल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, दो शॉप्स हैं, ये जरा सपोज ये क्लास एक शॉप है, ये साथ वाली क्लास दूसरी शॉप है, ये हमारा मेन एंट्रेंस है, हम यहीं पर बनाते हैं, यहीं पर डिस्प्ले करते हैं और बेच देते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखा कि यार एक तो ये एरिया इतना दूर है शहर से, लेकिन हम मेन शहर के अंदर की कोई अच्छी जगह हायर ही नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। फिर अब दोनों के पास कोई बहुत ज्यादा कारीगर भी नहीं है, हम दोनों ही मालिक हैं कि दुकान के, हम ही काम करते हैं, हम ही बाद में बेचते भी हैं। तो हम पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं मार्केट से, वहां पर भी हमें बार्गेन करना पड़ता है, वहां पर भी वो कहता है कि इतने की, मैं कहता हूँ नहीं मुझे इतने की दे दो, लेकिन मुझे दे दो, हमारा कंपटीशन वहां पर भी होता है। फिर इतनी सी हम लकड़ी खरीद सकते हैं कि वो आधा ट्रक भी नहीं होता, उसको फिर पूरा ट्रक की पेमेंट देकर हमें यहां तक लाना पड़ता है। फिर यहाँ पर उसको ऑफलोड करेंगे, फिर उसकी कटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, वो भी जो भी होना है, नेल फिक्सिंग, ग्लू एक्सेट्रा, टेबल बनाऊंगा मैं उसका, उसके बाद इसको मैं, मतलब पावर टूल्स में अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, बहुत छोटा सा बिजनेस है मेरा, तो मुझे हाथ से ही वो आरी से कटिंग तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि पावर टूल्स हो तो 2 मिनट में सारी कटिंग हो जाए। इसी तरह से मैं पूरा उसको रंदा वगैरह लगा के सारा टेबल तैयार करता हूँ, फिर उसकी पॉलिश करता हूँ, फिर उसको बेचने के लिए लगा देता हूँ, कस्टमर आता है उसको भी साथ साथ डील करता हूँ, ठीक है। अब अगर हम दोनों सोचें यार कि हम दोनों ऐसे एक दूसरे को, फिर दूसरी बात, कस्टमर मेरे पास आएगा, मैंने उसको कहा जी 10,000 का टेबल, वो दूसरे वाली तो दुकान का मुझे टेंशन लगा हुआ है, कहीं उसने 9.5 का बेच दिया तो ये तो उससे ले लेगा, बेचना तो मैंने भी है। अब मैं उसको पहले ही यार 9.5 का है, अच्छा 9.5 उसने 9,200 का दे दिया, तो ठीक है, तो हमारा ये भी आपस में कंपटीशन चल रहा है। हम दोनों एक दिन मिलके हैं, मेरी से बात हुई, मुझे बंदा बड़ा अच्छा लगता है, यार हम दोनों जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तुम मेरे कस्टमर खींचते हो, मैं तुम्हारे कस्टमर खींचता हूँ, हम दोनों मिलकर ही क्यों ना एक बिजनेस शुरू कर लें, तुम मुझे बंदे अच्छे लगे हो, मैं भी ईमानदारी से काम करो, तुम भी ईमानदारी से काम करने वाले बंदे हो, हम दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू कर लेते हैं, दोनों का नाम मर्ज कर लेते हैं, लेट सपोज अली एंड असलम एंटरप्राइजेस के नाम से, फर्नीचर के नाम से हम स्टार्ट कर लेते हैं, अल्लाह खैर चलो देखते हैं। फिर दोनों ने मर्जर कर लिया, अब दोनों को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे इस मर्जर के। फॉर एग्जाम्पल, अब वो दो दो जो शॉप्स हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, एक शॉप काफी है, गेट एन आइडिया। और फिर वो एक शॉप वो ज्यादा बेहतर एरिया में ले सकते हैं, क्योंकि अब उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है ना, दोनों के पास पैसे ज्यादा है। और उसमें भी फिर वो ऐसे देख सकते हैं कि ऐसी लोकेशन हो जहां पर कुछ हिडन एरिया, जहां पर वो काम कर रहे हो, बाकी सारे में शोरूम एरिया हो जहां पर वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब अगेन दोनों मर्ज हो गए हैं, दोनों अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हैं। पहले वही बंदा पहले लकड़ी लेकर आएगा, फिर काटेगा, फिर लगाएगा, नेल्स लगाएगा, पॉलिश करेगा, जो भी करना है सब कुछ करेगा। अब एक बंदा सिर्फ कटिंग पे लगा हुआ है, वो कटिंग करता जा रहा है, और वो पावर टूल्स अफोर्ड कर सकते हैं ना, दोनों के पैसे बच गए, एक दुकान का किराया नहीं देना पड़ रहा, लेट्स सपोज कैपिटल बढ़ गया ना ओवरऑल, एक दुकान का किराया नहीं देना पड़ रहा, दो बिजली के बिल हैं जिसके अंदर आपको पता है एक लाइन रेंट तो फिजिकली जैसे कि फोन का या बिजली के बिल का आता ही रहता है आपको, तो कई कॉस्ट्स आपकी कम हो जाएंगी। सर जैसे इम्तियाज और भाव जो आपस में क्लैश हो रहा है सर, गोश्त का रेट सर जो है, ओके, वो तो मर्ज नहीं हो सकते आपस में, किस तरह होगा सर अगर वो करें तो वहां पे रेट और उधर डिफरेंस है काफी ज्यादा, तो काफी लोग क्राइसिस में इस वजह से, और वो इम्तियाज काफी लोग नहीं, बहुत सारे लोग क्राइसिस में हैं, आपने देखा नहीं ग्रीनलैंड बंद हो गया है, और ये टाइम स्टोर ने पीछे मीट स्टार्ट कर लिया अपने पास, वेजिटेबल्स एंड मीट, ये भी इसी तरह हो गया ये। आइदर दे फॉलो दैट मॉडल और उसी प्राइस के पर जाएंगे, यही कंपटीशन है, यही कैपिटलिज्म है, नेकेड कैपिटलिज्म, दिस इज कैपिटलिज्म इन इट्स प्योर फॉर्म, कि बिजनेस आएंगे, मार्केट में कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जो सर्वाइव करेगा वो रहेगा, बाकी चले जाएंगे, एंड ऑफ स्टोरी। जैसे ग्रीनलैंड ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, एंड ऑफ द डे जो कंपीट कर सकता होगा वो कंपीट करेगा, उन्होंने कहा जी हम लो मार्जिन पे काम नहीं कर सकते, चलो हम बंद करके जाते हैं, बाकियों को कंपीट करना पड़ेगा, अपने मार्जिन इंप्रूव करने पड़ेंगे, अपने जो सप्लाई चेन है उसमें से जहां जहां कमीशन जा रहा है उनको कट करना पड़ेगा। आप इसको मैं एग्जांपल देता हूं एक आपको, आपने देखो ऑनलाइन स्टोर्स,
ये कुछ अर्सा पहले, आज से 20 साल पहले की बात है कि ये स्टार्ट हुआ, जब इस एरिया में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्पेशली सबसे बड़ा ये मार्केट इसकी स्टार्ट हुई इंडिया से, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है जहां 1 बिलियन से ज्यादा कस्टमर है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में इतने कस्टमर ही नहीं है, वहां इतने ज्यादा कस्टमर ज्यादातर शुरू वहां से हुए थे। मैं वहां से क्योंकि एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां अब ये बड़ी मेच्योरिटी पे है। हमारे पास तो अब कोविड के बाद इतनी दुकानें ऑनलाइन खुली हैं जितनी कभी हमने सोची नहीं थी। अदरवाइज तो ये 5-4 होते थे, बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा नया नजर आता था मुझे जब मैं सर्च करता था, वरना वही 5-4-7-10 बस वही होते थे, वही अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे होते थे। अब ज्यादा है, लेकिन इंडियंस ने वो मंत्रा और पता नहीं कौन कौन सा, और उसकी एड्स अक्सर आती रहती थी, आपको आपस में इंटेंस कंपटीशन होता था इनका। फिर पाकिस्तानी जब शुरू, उनका भी इंटेंस कंपटीशन होता था, वहां पर ये भी होता था कुछ वेबसाइट मैंने देखी जहां पर कि जी प्राइस बीटिंग चैलेंज, आप हमें लिंक भेजेंगे कहां पर आपको इससे सस्ती चीज मिल रही है, हम आपको उसे सस्ती करके बेचेंगे। वो फिर भेजते थे लोग। अब उसने देखना है कि यार इसको सस्ती मिले, वो अपने सप्लायर भाई ये तुम्हें इसको क्यों सस्ती मिल रही है, मुझे क्यों महंगी मिल रही है यहाँ से। वो चेक करेगा जिसके अंदर कौन कौन से सप्लायर एक्स्ट्रा है, उनको निकालो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करो ताकि मुझे कम से कम प्राइस में मिले, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर लोग जाते ही वो हैं जिसको सस्ते चीज चाहिए। जी मैं सस्ते में ढूंढता हूँ, मुझे अच्छी प्राइस के अंदर। और अगेन दो चीजें, एक वो चीज जो उसके शहर में नहीं मिल रही, जैसे कि एक गांव है वहां पर अच्छी चीजें नहीं मिलेंगी, इम्तियाज तो यहाँ है ना, यहाँ भी नहीं था कुछ साल पहले तक। कई चीजें जो आज ये चेज अप पे, ये चेज वैल्यू पे, इम्तियाज पे आपको मिल रही हैं, ये मुझे पता है कि इस शहर में नहीं मिलती थी, ये मुझे ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, ये मिनीसो और ये सारे आने से पहले ये सब ऑनलाइन लेनी पड़ती थी कई चीजें इसमें से। अब अवेलेबल है, लेकिन अभी भी हमारे साथ ही अगर गांव है, कोई चक नंबर XYZ, वहां पर किसी को चाहिए, वो या तो यहाँ इम्तियाज पे आएगा या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकता है। आज जो एक ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है कि भाई इतना ट्रैवल करके जो मैं जाऊं सिर्फ इतनी सी चीजें लेने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ आ जाएगी। तो आज लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना लोगों को, बहुत सारी चीजें हमें भी वो चाहिए जो शायद पहले, आज से पहले हमारे जनरेशन ने यूज ही नहीं की, ठीक है। सो वहां पर आया प्राइस कंपटीशन। ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, आपने एक सर्च की, सारों की प्राइसेस सामने आ गई, ये इतने का दे रहा है, ये इतने का दे रहा है, इतने का, किसकी बिकेगी, जिसकी सबसे कम होगी। वहां पर उन्होंने ये इंटेंस कंपटीशन हो, ये इंडिया में बाकायदा बड़ा इंटेंस कंपटीशन हुआ इस प्राइसेस के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि वो फिर बंद हो जाते हैं। जैसे कि जब दराज को एक्वायर किया अलीबाबा ने, पाकिस्तान में जब दराज को अलीबाबा ने एक्वायर किया और शिफ्ट किया इसका सारा सेटअप, तो उन्होंने ओपन कर दिया कि जो सेलर आना चाहे आके बेच सकता है। इससे पहले दराज वालों ने लिमिट किया होता कि सिर्फ इतने सेलर हैं, नए हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे अभी तक। उन्होंने ओपन कर दिया, जो बेचना चाहे बेच सकता है। आज आपको मुझे याद है, ये इसका ये कन्वर्टर होते हैं, ये डिफरेंट आप देखते हैं, मैं कन्वर्टर्स यूज करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में भी USB A चल रही है, यहाँ टाइप C अब चल रही है बहुत कॉमनली, बहुत अरसे से इन्होंने टाइप C पे शिफ्ट कर दी है। मुझे कन्वर्टर चाहिए होता है, मैं दराज पे सर्च करूंगा, चाइना से शिप होता है, विदिन 21 डेज वो मेरे पास डिलीवर हो जाता है। और वो आता है चाइना से, जो पैकेज होता है वही पैकेज यहाँ पर मुझे नजर आता है कि चाइना की पोस्ट से यहाँ पर पोस्ट होकर आया मेरे पास। उन्होंने ओपन कर दिया कि चाइनीज भी बेचे, हम यहाँ से माल चाइना बेच सकते हैं दराज के थ्रू। आज गेट दिस आइडिया। अब उसमें हो क्या रहा है, तब शुरू में जब इन्होंने ओपन किया ना, इतने लोगों ने कहा जी अच्छा ये तो अंधे जो मर्जी भेज दो इसके ऊपर। लोगों ने फोटो डाली किसी और चीज की, पहुंचा कोई और चीज दी। लेकिन उनको भी पता था कि इससे थोड़ी रेपुटेशन तो हमारी खराब हो गई, हम बंद नहीं होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम, जो उनके पास एक सक्सेसफुल सिस्टम है, जो उन्होंने टेस्ट किया हुआ अपने पास रिव्यू का, वो रखा हुआ था। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, आप रिव्यू लिखें यहाँ पर। इससे पहले रिव्यू बहुत कम होते थे दराज के ऊपर, आप देख लीजिए। मैं उन पायनियर में जिसने दराज शुरू में यूज करना शुरू किया था, कभी कह रहे मैं रिव्यू मैं भी देते हुए यार छोड़ो इसको क्या करना है, तो उन्होंने ऑफर स्कीम्स दी कि आप रिव्यू करेंगे तो आपको हम ये बेनिफिट देंगे। लोगों ने जब रिव्यू करना शुरू किया और कंप्लेंट करनी शुरू की, इसने मुझे सही माल नहीं बेचा, ऑटोमेटिकली ब्लैक लिस्ट होते गए लोग, उनको निकालते गए। अब उसके ऊपर सिर्फ वही बचे हैं, लगा उनको 1 साल 6 महीने, लेकिन अब वो क्लीन होकर सिर्फ वही बचे हैं लोग जो वाकई वहां बिजनेस करना चाहते हैं एक सही मार्जिन के साथ। जो वहां धोखा देता है, वहां रिव्यू देती है इसका प्रोडक्ट ना खरीदें, बंद, दैट्स इट। अब मुझे पता है दराज में मुझे कुछ परिचय, पहले मैंने रिव्यू देखने के इसका रिव्यू कैसा आया हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे जो वहां पर 2 नंबरी कर देते हैं। अगर रिव्यू अच्छा आया हुआ देन फाइन, रिव्यू अच्छा नहीं आया हुआ, आई विल नॉट बाय स्टफ फ्रॉम दैट सेलर। क्यों? वही चीज कम से कम 10 और सेलर वहां पर बेच रहे हैं। दराज मॉल भी अब क्या कॉन्सेप्ट है, वो इवन फुलफिल्ड बाय दराज क्या कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने अमेज़न से बोरो की है। अमेज़न ने किया था फुलफिल्ड बाय अमेज़न, फुलफिलमेंट सेंटर्स उन्होंने अपन किए थे, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत है उसके ऊपर।
Amazon को जो मैं एक हेट करता हूँ इस क्रिटिसिज्म की वजह से कि जो वहां पर वो अपनी लेबर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। लेट्स सपोज उनको लेबर को लेबर यूनियन बनाने की परमिशन नहीं है। जब वो जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें लिखा होगा कि आप लेबर यूनियन नहीं बना सकते। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स का रेट है Amazon के अंदर, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो वहां एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और वर्किंग इस तरह की है जी कि बंदा 2 मिनट खाली नहीं रह सकता, जाओ पार्सल लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, तो जल्दी करो, फिल करो सारी चीजें। तो पूरे पूरे एम्प्लॉय और फुल, जो अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे वो ड्यूटी करते हैं बाकायदा। तो इस तरह के एतराज में उनको, लेकिन वो आइडिया उनका बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि जी जो चीज रोज बिकती है और छोटी सी चीज है वो हर बार सेलर को ऑर्डर जाता है, सेलर पैक करता है, फिर भेजता है कस्टमर तक, बीच में 4 दिन लग जाते हैं। क्यों ना हम कस्टमर से इधर मंगवा ले सेलर से। सेलर को कहा जी कि तुम्हारा माल बहुत बिक रहा है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, इसके 100 पीस हमारे पास भेज दो हमारे वेयर हाउस में, हम आगे पहुंचाएंगे। सेलर को क्या फायदा, उसने हर ऑर्डर पे दोबारा पैक करके उस ऑर्डर के लिए भेजना, उसने दोबारा सोचना ही नहीं। जो ऑर्डर आएगा उसका फुलफिलमेंट सेंटर गया, सेंटर वालों ने पैक किया, भेज दिया, जल्दी से पहुंच गया। Amazon प्राइम उसने लॉन्च किया फिर इसके बाद। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने ये दराज मॉल के अंदर के जी अच्छा ये चीजें हम अपने नाम से भी बेच सकते हैं, ये चीजें हम ब्रांड कर सकते हैं, ये अच्छी बिक रही है, इसको हम फुलफिल बाय दराज खुद कर सकते हैं। उसको कहा, वो भेज देता है, उनके पास पड़ी होती है, वो फॉरन शिप कर देते हैं। तो यू गेट दिस आइडिया कि कंपटीशन तो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की जिसे हम कहेंगे बैकबोन है ना। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, वहां पर कंपटीशन होगा, कंपटीशन जो सर्वाइव करेगा वो सर्वाइव करेगा। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर अगर कोई मटन या बीफ वालों ने अपनी मर्जी के रेट रखे हुए थे, तो ऑटोमेटिकली इम्तियाज भी तो आखिर सेल कर रहा है ना आपको किसी रेट पे, तो इससे कम कॉस्ट उसे पड़ती है तो सेल कर रहा है, उसका दिमाग खराब, इस रेट के ऊपर सेल करेगा आपको, तो डेफिनेटली उनको अपने मार्जिन घटाने पड़ेंगे अगर उनको इसी मार्केट में सर्वाइव करना है। और फिर एक मजे की बात, उसका बेनिफिट ये है लोगों को कि वहां गए, बाकी सारी जो ग्रोसरी आपने वो करते करते वो भी परचेज कर लिया, फिर आपको कोई धूप में मट्टी में बाहर फिरने की जरूरत नहीं है, फ्रोजन प्रॉपर साफ जगह के ऊपर आपको मिल जाती है चीज। तो पीपल जो हाइजेनिक है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। द कॉन्सेप्ट, अब ये आपका आइडिया समझ में आ गया ना, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी। दराज को जैसे कि इम्तियाज है, वो मीट वाले लोग अलग हैं, कुकिंग वाला जो एरिया है वो अलग है, इसी तरह से वो जो ग्रोसरीज का एरिया वो अलग होंगे उसके सारे साथ। इसी तरह से जितनी वो आइल्स हैं उनके ऊपर जो लोग डिप्लॉयड हैं वो अलग हैं, वो स्पेसिफिक उस आइल के बारे में उनको पता है यहाँ पर ये पड़ा है, उनको ये पता है कि यहाँ ये वेजिटेबल है, इस तरह मैयर होनी, इस तरह होना है। मीट वाले को ये पता है इसको मैंने इस तरह से काम डील करना है। सब अपने अपने, उनका अपना चेकिंग बैलेंस भी है। हमारे कई स्टूडेंट्स वहां पर काम कर रहे हैं, मुझे रिसेंटली पता चला, मैं कईयों से वहां पर मिला हूं तो मुझे पता चला कि कई स्टूडेंट्स हमारे वहां पर काम कर रहे हैं। उनका प्राइस कंट्रोल ऑफिसर वो हमारे पास स्टूडेंट था, अभी भी है आई थिंक। उनका जो इस वक्त मैनेजर है वो भी यहाँ का हमारा एक स्टूडेंट है, बीबी मुतीब जो है वो हमारा एक स्टूडेंट है यहाँ का। या सो यू सी, ये जो एक आपको एक आइडिया मिल गया इससे कि स्पेशलाइजेशन से फिर से एक एडवांटेज आ जाती है आपको। अब जैसे कि जो वुड कटिंग के काम पे वो एक्सपर्ट हो जाएगा वुड कटिंग में, वो वेस्टेज कम करेगा, ठीक है। वो अगर लेट्स सपोज पावर टूल्स के ऊपर आप चले गए तो वो जो एक दिन में आप 10 लेट्स सपोज टेबल्स की वुड काटते थे, अब वो एक दिन में 50 टेबल्स की वुड तो वो अकेला काट देता है। तो हमने स्पेशलाइज कर लिया कि तुम ये वाले काम करो, मैं ये वाले करूंगा। अब जो पॉलिश कर रहा है वो पहले बड़ी मुश्किल से पॉलिश करता था एक दिन में एक टेबल, अब उसकी स्पीड बढ़ गई, सिर्फ पॉलिश के काम पे लगा हुआ ना, करता जा रहा है, कोई और काम तो करना नहीं है, बस करता जा रहा है पॉलिश। पता चला दिन के वो 5 टेबल कर लेता है। तो एक वो इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है। पहले नेल खरीदने जाते थे वो महंगे मिलते थे, अब नेल वो सस्ते में खरीद सकते हैं, बल्क में परचेज करना है। ऑल दोस थिंग्स ऐड अप, ठीक है। इस तरह से लकड़ी का बुरादा जब उनके पास बचता था पहले, वो किसी काम का नहीं था, वेस्ट होता था, फेंक देते थे। अब वो इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वो किसी मिल को बेच देते हैं, या वो उसको अपनी फर्नेस जलाने के लिए यूज कर लेती है, या उसी से वो चिप बोर्ड या कोई और चीज बना लेते हैं। तो उनको वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ दे जाता है, और वेस्टेज डेफिनेटली कम होगी जब वो इतने सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे अपनी एरिया के अंदर। वुड कटर जो है वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा, वुड ही काटता जा रहा है रोज, उसे पता है कि जी यूं काटूंगा तो वेस्ट होगी, यूं काटूंगा तो वेस्ट नहीं होगी, वो उस तरह से इंप्रूव होता जाएगा सिस्टम। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको साइनर्जी, इसी को हम साइनर्जी कहते हैं। 1 + 1 इज मोर देन 1, मोर देन 2, 3 कह लें या 11 कह लें, वो यू गेट द आइडिया। 1 + 1 makes 3. This equation is the special alchemy of a merger or acquisition, जो से हम synergy कहते हैं. The key principle behind buying a company is to create shareholder value over and above that of the sum of the two companies.
अगेन जब दो कंपनीज मर्ज होकर एक बड़ी कंपनी बन जाती है तो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। दो बड़ी है तो डेफिनेटली कंपनी की वर्थ ओवरनाइट बढ़ जाती है कि अब तो एक बहुत बड़ी पावर बन गई ना। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान के अंदर दो टेलीकम्युनिकेशन के जायंट्स अगर मर्ज हो जाए, ठीक है, लेट्स सपोज जोंग मर्जेस विद यूफोन और कोई भी आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है। अब ये आपको पता है कि बहुत बड़ी मार्केट उसे एक के पास चली गई, जबकि बाकियों के पास छोटी छोटी मार्केट है। तो जो उसका मार्केट की जो वर्थ उसकी बड़ी है वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगी जो दो कंपनीज के एसेट्स की वैल्यू थी, क्योंकि वो पावर उनकी ज्यादा हो गई है। अब उनके मार्केट शेयर बहुत बड़ा है एक ही कंपनी का, अब उनकी नेगोशिएटिंग पावर ज्यादा है, अब उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। एक कंपनी बड़ी चीज होती है। कंपनी आज गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो लॉबिंग करती है। अमेरिका के अंदर जितनी इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर पेमेंट किसने करनी है? उनको डोनेशन जो देनी है कंपनीज ने देनी है अपनी लॉबिंग के लिए कि मेरे इस चीज के हिसाब से लॉ बने ताकि मुझे इसके ऊपर इफेक्ट ना हो मेरे बिजनेस को। तो वो लॉबिंग करते हैं, वो गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, कई कंट्रीज में इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे पास तो हर गवर्नमेंट के साथ होता है ना, एक गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट ने सीमेंट सरिया भेजना शुरू कर दिया, तीसरी गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट चलानी शुरू कर दी। तो वो जिस जिस गवर्नमेंट के जिस जिस तरह के फाइनेंसियर्स होते हैं उन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। Two companies together are more valuable than two separate companies. At least that's the rationale behind mergers and acquisitions. Synergy is the magic force that allows for enhanced cost effectiveness of the new business. Synergy takes the form of revenue enhancement and cost savings. एक revenue बढ़ेगा आपका क्योंकि लोग अब देखेंगे यार वो जो दो छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर लोग आते हुए देखते थे यार इससे लेंगे। जैसे कि अब आपने फर्नीचर ही लेना है अगर, तो जो चैनवन से ले रहा होगा वो हो चैनवन जा रहा हूं मैं लेने के लिए, चाहे जितने का भी मर्जी ले, ठीक है। जो कि आम एक स्टोर से ले रहा होगा, अच्छा इससे लेना है चलो अब ले लेते हैं, ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन दे वुडंट बी हैप्पी। तो कस्टमर आपके पास वैसे घूमने फिरने आए, देखो यार इनके पास अच्छा है चैनवन के पास, मैंने यहीं से लेना है। किसी के बच्चे फिक्स हो गए नहीं मैं तो यहीं से लेना है लेट्स सपोज। तो जैसे ही आप मर्ज करेंगे तो ये एक रेवेन्यूज के अंदर भी कि सेल बढ़ेगी। जैसे कि इम्तियाज एक बड़ा स्टोर, बड़ी लोग एक इंप्रेशन इतना जायंट आपके ऊपर जा रहा होता है, कई लोग मैंने देखा जो आम सा बंदा होगा वहां चला जाएगा लेने के लिए, हालांकि घर के साथ भी एक स्टोर है वही चीज बेच रहा है। लेकिन जहां एक चीज प्राइस कंपटीशन थी, एक चीज उसका अपना इमेज है, उसकी एक ब्रांड एक इमेज। जस्ट मेरे हाथ में इम्तियाज का शॉपर है लेट्स सपोज या चैनवन का शॉपर है, मेक्स एन इन्फ्लुएंस। तो वही बात हो जाएगी कि आपके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ सेल के लिए आएंगे, परचेज करने के लिए। ये बड़ी दुकान है यार यहाँ से परचेज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने दो स्टोर हैं, एक जरा बड़ा मार्ट है, एक जरा एक छोटी सी दुकान है, यू विल गो टू द मार्ट। तो जो बड़ी दुकान होगी डेफिनेटली लोग उसके तो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएंगे उसके, और फिर उसकी कॉस्ट सेविंग्स भी होगी क्योंकि उसने मार्जिन जो है अपना बढ़ा लेना है और परचेज जो है लो प्राइस पे करनी है। अगेन और बहुत सारे फैक्टर्स, उसको रेंट कम पड़ेगा पर स्क्वायर मीटर, उसको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कम पड़ रही है, उसको लेबर हायर करने की कॉस्ट कम पड़ रही है। दो ने अलग अलग हायर की थी, वही एक बंदा उन्होंने हायर किया और वो चार काम कर रहा है उनको। साइनर्जी एंड टाइप्स ऑफ साइनर्जी, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम complementary activities. For instance, one firm may have substantial amount of financial resources while the other has profitable investment opportunities. एक फर्म के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है लेकिन उसको ये नहीं पता इसको कहां इन्वेस्ट करें। दूसरी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है लेकिन पैसा नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब वो मिल जाएंगी तो इसका पैसा इस्तेमाल होगा, उसकी वो जो अपॉर्चुनिटीज उसने आइडेंटिफाई की कि इस सेक्टर के अंदर बहुत पैसा है तो वो पैसा उसमें लगाएंगे, वहां से पैसा कमाएंगे वो। Synergy is the energy or force created by the working together of various parts or processes. Synergy in business is the benefit derived from combining two or more elements or businesses so that the performance of the combination is higher than that of some of the individual elements या businesses. The enhanced result of the two or more people, groups or organizations working together is called synergy. I don't need to define it, मैं बहुत ज्यादा already इसको define कर चुका हूँ। अब types of synergy दो type की होती है, एक operational होगी synergy, एक financial synergy होगी। Operational synergy के अंदर for example staff reduction, जैसे कि पहले हमें दो helpers की जरूरत पड़ती थी, अब हम सिर्फ दो helpers से भी वही business चला सकते हैं। दो हम खुद भी तो काम कर रहे हैं ना। एक पहले let's suppose मैं था, मेरे साथ दो helper थे, एक आप थे, आपके साथ दो helper थे। जब हमने मर्ज किया बिजनेस अपना तो अब हमें टोटल दो हेल्पर चाहिए, एक मैं हूं आप हैं, दो बंदे। तो हम पहले 6 कर रहे थे काम, यही अब 4 लोग यही काम कर सकते हैं।
डाउन साइजिंग भी कह सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हम ले आते हैं लेबर टेक्नोलॉजी लेते हैं उससे डाउन साइजिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वही काम है ना, उसके लिए 2 बंदे चाहिए थे हमें। अब वो बंदे मेरा काम भी कर सकते थे, आपका भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि दुकानें डिफरेंट थी तो वो आधा दिन फारिग बैठे रहते थे। अब हमने 2 ही रखे हुए, हम दोनों का काम कर रहे हैं और उल्टा ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सैलरी से प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टाफ के अंदर रिडक्शन हो जाएगी। और रिडक्शन सिर्फ स्टाफ के अंदर नहीं, इसके अंदर एक चीज एलिमेंट और आ जाता है, वो ये कि अब आप स्किल्ड लेबर हायर कर सकते हैं। पहले अनस्किल्ड से हमने बंदे रखे हुए थे, हम कहते हैं यार ये 4 अनस्किल्ड निकाल के 2 स्किल्ड ले आते हैं, सैलरी चाहे इन 4 के बराबर देनी पड़ जाए हमें या 3 के बराबर देनी पड़ जाए, लेकिन वो अब काम इनसे डबल ट्रिपल करेंगे या इनसे ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे या इतनी वेस्टेज नहीं करेंगे। इसको 4 बार कहता था तो 5वीं बारी में इसको बात समझ में आती थी कि अच्छा ये कहा है बॉस ने करने को। वो जब स्किल्ड होगा, पढ़ा लिखा बंदा, तो पहली बारी में कर लेगा, दुकान भी संभाल लेगा, कभी हम नहीं होंगे दुकान के ऊपर कोई चीज बेच भी लेगा। तो अब स्किल्ड लेबर आप हायर कर सकते हैं, मैनेजर्स हायर कर सकते हैं बेसिकली, आप ये समझ लें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डेफिनेटली साइज मैटर्स। व्हेनेवर द परचेजिंग स्टेशनरी आपने लेनी है, कंप्यूटर सिस्टम्स लेने हैं, कोई भी चीज लेनी है, आपने कुछ भी परचेज करना है, जब आप बल्क में ऑर्डर करेंगे डेफिनेटली आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। जैसे ये वुड वाला ही है, जब बल्क में ऑर्डर करेंगे उसको कॉस्ट कम पड़ेगी। सस्ते में वुड परचेज करेंगे क्योंकि जी मैंने तो यार इतने टन खरीदनी है, मुझे इतने के दो, ठीक है। वहां से यहाँ तक लानी है, पहले हम आधा ट्रक खाली ला रहे थे, अब हम ट्रक भर के लेके आएंगे, ओवरलोड करवा के। बाकायदा जो हमारे यहाँ होता है कि ट्रक की अगर कैपेसिटी 100 टन की है तो 200 टन वो लेके जा रहा है, तो हम ओवरलोड करवा के मंगवाएंगे उसको, नहीं इसको भर के लेके फुल एक ही चक्कर के अंदर सारा आना चाहिए। या फिर जैसे कि पहले ट्रक के पर लेके आ रहे थे तो ट्रक की कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी, अब हम बड़ा कोई डंपर टाइप का उसके अंदर लेके आते, उसमें एक ही बारी में आ जाती है सारी वुड और सस्ती भी पड़ती है हमें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगी हमें। हम इक्विपमेंट लेना चाहते हैं कोई भी बड़ी, तो हम अच्छी इक्विपमेंट ले सकते हैं। हम एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर परचेज करके अपने बिजनेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। अब जैसे इम्तियाज है, उसके पास अगर एक अच्छा सिस्टम हो, वो ही उसको बता देगा कि भाई किस चीज की इन्वेंट्री कितने दिन पहले ऑर्डर करनी चाहिए तो आ जाती है टाइमली, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। और फिर कितनी ऑर्डर करनी चाहिए कि हमारे लिए एफिशिएंट लेवल होता है कि हम लगा भी सके अपने स्टोर के अंदर, ठीक है। और फिर कौन सी चीज किस सीजन में ज्यादा बिकती है, उससे पहले उस चीज का आप ऑर्डर दे सकते हैं। जो छोटा सा बिजनेस वो किस चीज का हिसाब रखे, वो सब कुछ ही लेके रखे बैठा होता भाई, जब वो बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो पड़ा है भाई। वो इतना बड़ा स्टोर है, उसको आइडिया कि कस्टमर हर साल इतना लेके जाते हैं, इस साल अगर 10% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अंदाजन इतना लेकर जाएंगे, उतना उसमें स्टॉक मंगवा लिए, फालतू की जरूरत ही नहीं है। और उससे फिर ये भी कि वो सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, उसको पता होगा डेट कौन सी एक्सपायरी की है, तो वो सॉफ्टवेयर उसको खुद ही बता देगा जी इतना प्रोडक्ट इसका आपको एक्सपायर होने वाला है। जबकि दूसरा वो रख के बैठा है, वो जब कस्टमर ले जाके देखे भाई ये एक्सपायर हो, अच्छा एक्सपायर हो गया, अच्छा यार ये साइड पे रख दो, आमतौर पर भी उसको रिमूव करके वापस रख देंगे, ये लें जी इसके ऊपर डेट ही नहीं है एक्सपायरी की। ये मेरे साथ हुआ है एक बार, मैंने उसको एक चीज मैं ले गया उससे, मैं जब रिटर्न करने गया उसको कि भाई वही दुकान खुली थी एक, मैंने उसको जब रिटर्न किया कि भाई ये डेट देखो ये एक्सपायर हुए 1 महीना हो गया आपने रखी हुई है। मैं जब अगली बार कहीं उसके पास गया, दोबारा चक्कर लगा मेरा, वही चीज डेट मिटा के वहां रखी हुई थी उसमें। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है मैंने कि अगली बार चेक कर लीजिए, जिस चीज के ऊपर डेट ना हो ना परचेज करें। मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सपायर हुई की डेट मिटा दी गई है। ये आपके साथ अक्सर होता है वैसे, जो आपके पास कोला के कैंस हैं या डिफरेंट चीजें हैं, ये बाहर से परचेज करते हैं, वो एक्चुअली एक्सपायर होने से पहले ना उसको निकाल देते हैं स्टॉक, वो एक्सपायर के बाद उन्हें वेस्ट करनी पड़ेगी। तो एक्सपायरी डेट के पास जाके ना उससे कुछ 1 महीना पहले, कुछ दिन पहले वो उसको सस्ते पे बेच देते हैं। ये परचेज करते हैं वहां से पूरा स्टॉक, यहाँ लाएंगे, अब वो बेस्ट बिफोर डेट होती है, एक्सपायरी डेट तो होती नहीं, वो उसको मिटाकर नई एक्सपायरी डेट प्रिंट करके आपके पास मार्केट के अंदर ये कोला का कैन या ये डिफरेंट चीजें बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं। सिर्फ कोला के कैन के पीछे ना जाए हम, बहुत सारी चीजें। कोला से मेरा मतलब कोई कोका कोला ना ले ले, पेप्सी कोला, कोला XYZ कोला, वो सब इंक्लूडेड है। इंटरेस्टिंग, यही तो नहीं पता चलता, यही तो सोचने की बात है, अक्सर को पीने के बाद भी नहीं पता चलता। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके स्टोर्स के ऊपर जो कोक मिल रही है इस वक्त आपको, अगेन कोला की बात कर रहा हूं मैं, कोला किसी भी कंपनी की हो, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, कल को कोई कंपनी मुझे सू कर दे आपने हमारी कंपनी के बारे में कहा है, तो मेजॉरिटी जाली मिल रही है। ये ना कोका कोला कंपनी बना रही है, ना पेप्सी कंपनी बना रही है, ये कोई और ही बना रहा होता है। और नहीं नाम ऊपर कोका कोला पेप्सी लिखा हुआ होता है, ओरिजिनल लेबल, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिखने वाली, दुकान पे पड़ी हुई, पूरा पेट पड़ा है, उसके अंदर से आप निकालेंगे पता चलेगा पूरा का पूरा पेट जो पड़ा था वो सारा जाली था, क्योंकि इसमें सप्लायर इन्वॉल्व होता है, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है।
ये मुझे क्योंकि एक्चुअल स्टोरी बताई थी, मेरा दोस्त होता है पुलिस इंटेलिजेंस के अंदर, उसने कई छापे मारे थे इनके ऊपर कंपनीज पे जो ये बनाती हैं जाली। तो बस एक उन्होंने प्लांट सा रखा हुआ है, वहां पर वो ये नकली केमिकल बनाते हैं, पूरा कोला का फॉर्मूला जो भी होता है उसके अंदर कार्बोनेट करते हैं, बोतलें भरते हैं, पैक करके डिस्ट्रीब्यूटर के पास डालते हैं, वहां से अपना कमीशन उठाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपना उठाता है, वो आगे दुकानों पे सप्लाई करता है। दुकान वाले को यही पता कि ये कोका कोला कंपनी से आई है मेरे पास, उसे भी नहीं पता कि यहाँ पर किसी XYZ ने बनाई है वो। यहाँ पे दुबई प्लाजा के साथ मार्केट है ना, तो उस मार्केट में वो सारे पठान वहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ ऐसे बहस हो गई तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी। फिर एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अगेन ठीक है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर कर सकते हैं, हम बेटर टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा था एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्लानिंग करके देखिए आगे आपको इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, इसकी डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर। आज तो फ्यूचर में AI आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको बताती है कि आपको कल को ये चीज भी चाहिए होगी। जैसे कि हम ये सोच रहे हैं आज तक कि हमारी जॉब्स और ये सब कुछ, हम इंटरव्यू वगैरह देते हैं, सिलेक्शन होती है, ये काम भी आज इस वक्त AI कर रही है। इस वक्त दुनिया की कई कंट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेक्ट करती है कि इन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके हमने बुलाना है इंटरव्यू के लिए, लेट्स सपोज। तो ये काम भी AI के ऊपर शिफ्ट हो गया हुआ, बहुत सारी चीजें AI के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, जो पहले मैंने लेट्स सपोज पावर टूल्स की बात की कि मैं प्लेनर लेना चाहता हूं, अब मैं पकड़ के रंदा लगाऊं उसको प्लेन करने, वो इतना सा रंदा है उसके अंदर पूरा टेबल की सरफेस को मैंने प्लेन करना है। जब मैं बिजनेस मर्ज कर लूंगा, हम एक प्लेनर खरीदेंगे, पूरा फट्टा हमने उसके अंदर एक बार डाल देना, दूसरे से निकल के आ गया पूरा प्लेन होकर। 4 बार हमने रिप्लेस किया इस फट्टे को, उसके अंदर से प्लेन होके आ गया जी, खत्म काम। ये काम करने में मुझे पूरा दिन लगाना था अगर मैं उसके हाथ वाले से करता। सिमिलरली पावर सॉ, मैंने लकड़ी काटनी इस डायमेंशन के अंदर, उसके अंदर मैंने एक फिटिंग कर देनी एक बारी में, लकड़ी गुजारता जा रहा हूँ, उतने पीसेस कटते जा रहे हैं उसके बस, दैट्स इट। जबकि खुद आरी से मैयर किया, काटा, फिर मैयर किया, फिर काटा, तो मैं बैठा हूँ आराम से पूरा दिन काटने के अंदर ही सिर्फ। तो टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है न्यू। इंप्रूव मार्केट रीच एंड इंडस्ट्री विजिबिलिटी, हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट की रीच भी अच्छी होगी, इंडस्ट्री के अंदर विजिबिलिटी भी अच्छी होगी। यार ये सब है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक बहुत अच्छा फर्नीचर का दुकान हम खोल लें, लेट्स सपोज मर्ज करके, लोग कहेंगे यार ये शहर में 3-4 ही दुकानें फर्नीचर की, एक ये बड़ी वाली नहीं खुली है बहुत बेहतरीन किस्म की, एक वो चैनवन है, एक आदि ये है, एक आदि वो है, 4-5 के अंदर बात खत्म। तो अब आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई ना। अगर आप वही 2 छोटी-छोटी दुकानें खोल के कहीं किसी जगह पे बैठे हैं, तो यार ये 3-4 मेजर दुकान, बाकी छोटी-छोटी तो बहुत है, 100-200 होंगी। नो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी नहीं तो नो सेल्स। सो विजिबिलिटी और मार्केट की रीच, कि अगेन आपकी रीच भी बढ़ जाएगी, लोग दूर दूर से आएंगे आपके पास लेने के लिए। अब कोई दूर से आएगा यहाँ पर फर्नीचर खरीदने, लेट्स सपोज किसी गांव से, कहीं दूर के इलाके से, तो बड़ी 3-4 दुकानों पर जाएगा ना, वो छोटी छोटी दुकानों पर थोड़ी जाएगा। फाइनेंशियल साइनर्जीज, इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। If the future cash flow streams of two companies is not positively correlated, then combining the two will reduce the variability of cash flows or will bring stability in cash flow through many, thus may increase the value by having cheaper financing available. ठीक है कि लेट्स सपोज एक कंपनी को एक अरसे में पैसे आते हैं, जो हमने साइकिल डिस्कस किए थे, कुछ महीने में उसको पैसे आते हैं, कुछ महीने में दूसरे को पैसे आते हैं। जब वो कंबाइन हो जाएंगी तो हर महीने के अंदर उनके पास पैसे पड़े, तो वो उनको अब लोन लेना इजी हो जाएगा बैंक से, पावर ज्यादा बढ़ जाएगी कि जी हम लोन लेना चाहते हैं, तो ज्यादा इजीली लोन ले सकते हैं बैंक से, किसी से पैसे उधार ले सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नॉर्मली आपके रिस्क को रिड्यूस कर देती है। तो अगर कैश फ्लोज आपके डाइवर्सिफाइड है तो भी बेनिफिट, अगर आपका बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, आप कुछ और बनाकर बेचते हैं, वो कुछ और बनाकर बेचता है, तो भी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर एक चीज की बिक्री बंद होगी तो दूसरी तो बिकती रहेगी ना कम से कम। तो डाइवर्सिफाइड से आपको रिस्क कम हो जाएगा। Then comes in from shareholder standpoint, if there are no operating economies in a merger, then it will not add value to the shareholders wealth. तो उसके अंदर ऑपरेटिंग इकोनॉमीज होंगी तो ही वो मर्जर वेल्थ के अंदर इजाफा करेगा। तो शेयर होल्डर प्रेफर करेगा कि ऑपरेटिंग इकोनॉमीज हो उसके अंदर, मतलब कि ऑपरेशंस के अंदर फायदा हो जब आप मर्जर करें, तो उससे वेस्ट कम हो जाए, रॉ मटेरियल की वेस्टेज कम हो जाए, ऑल दोस थिंग्स। जस्ट अ सेकंड। This should be noted that managers
often consider the total risk as their effect as this affects the job security and diversification. Arrangement can make sense from a managerial standpoint if not shareholders के job safety job security को भी वो देख रहे होंगे managers को कि कितनी हद तक हमारी job safety security रहेगी. Other synergies जैसे कि surplus human resource, पहले अगर हमारे पास 4 बंदे थे, अब हम या तो 2 कर सकते हैं या उन्हीं 4 को रख सकते हैं या उनसे ज्यादा एफिशिएंट 4 बंदे रख सकते हैं या उन 4 को भी रख सकते हैं, उनसे डिफरेंट काम करवाकर हम उनसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं. सिमिलरली हम उनमें से किसी को ये भी काम दे सकते हैं कि भाई तुम सेल्स का काम भी करो, बेचो जाके, लोगों को एनकरेज करो, हमारी दुकान से चीजें ले, बाकी सारे मैन्युफैक्चरिंग करें. सरप्लस कैश फ्लोज कि अब डेफिनेटली जब 2 बिजनेस हमने मर्ज किए हैं, अब 2 दुकानों की किराए की जगह एक क्या किराया जा रहा है, दोनों के बिजली के मीटर के ऊपर जो फिक्स्ड लाइन रेंट है या और बिजली की कॉस्ट वगैरह है उसकी जगह एक की जा रही है, तो कई कॉस्ट हमारी कम हो जाएंगी. उसकी वजह से हमारे पास सरप्लस कैश फ्लो आ जाएगा, कैश बच जाएगा जिसको हम और या तो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस में लगा सकते हैं या इसी बिजनेस को इंप्रूव करने में लगा सकते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करने के लिए. सिमिलरली मार्केट पावर कि अब हमारी मार्केट में एक पावर होगी सप्लायर्स के साथ भी कि भाई हमने इतना बल्क में माल परचेज करना है, हमें डिस्काउंट पे दो, ट्रांसपोर्ट वालों के साथ भी, और सिमिलरली कस्टमर के साथ भी कि हम एक बड़ा जब सेलर हैं तो हम अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने अक्सर लोगों को देखा होगा सब्जी की रेडी पे या सब्जी वाले के साथ रेट के ऊपर नेगोशिएशन करते हुए, इतने का थोड़ी होता है यार, ये टमाटर इतने का नहीं इतने का दो, फ्रूट इतने का नहीं इतने का दो. कभी किसी को इम्तियाज के ऊपर नेगोशिएट करते हुए देखा है? सो यू गेट द आइडिया कि वो आपकी एक मार्केट पावर कस्टमर के साथ भी बन जाती है कि कस्टमर भी वहां उसको पता है यार इसने यही प्राइस के ऊपर देना है, लेना है तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज नो. सो उसको नेगोशिएट करने का ख्याल ही नहीं आता वहां पर कि मैं नेगोशिएट करूं. सिमिलरली ऑर्गेनिक ग्रोथ, अगर इसको हम इन सिंपल टर्म्स लें तो ये ग्रोथ का जो मेथड है ये बेसिकली ज्यादा ऑर्गेनिक है और ज्यादा रैपिड है, ज्यादा स्पीडी है. इसके अंदर ग्रोथ जो है वो ज्यादा स्पीडी होगी एज कंपेयर टू अदर मेथड्स. ठीक है, अदरवाइज आपको पहले कहीं पर एक ब्रांच खोलनी है, फिर दूसरी उसके करीब की ब्रांच खोलनी, फिर तीसरी उसके करीब की ब्रांच खोलनी. यहाँ आप जब मर्जर या एक्विजिशन कर रहे हैं तो उस बिजनेस की ऑलरेडी ब्रांचेस हैं, जहां जहां मेन मार्केट्स हैं, जहां जहां मेन एरियाज जहां होनी चाहिए ब्रांच, वहां उसकी ऑलरेडी ब्रांच है. जब आप मर्ज करेंगे तो आपकी वो ब्रांचेस भी हो जाएंगी. अब आपको इंडिविजुअली अलग अलग नहीं खोलनी. फिर आपको जैसे मैंने बताया था कि हम जब कैपिटल बजटिंग कर रहे होते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट करके अगर उससे पीछे आते हैं तो हमें लॉसेज होती है. सिमिलरली हम जब ये नई दुकान खोलने जाएंगे तो हमें तब भी वो लॉसेज होने थे, लेकिन जब हम ये एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी ले रहे हैं तो वो लॉसेज ऑलरेडी, वो जो कॉस्ट्स हैं वो ऑलरेडी डेप्रिसिएट हो चुकी हैं उसके अंदर, तो हमें उस लेवल की एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी वो शॉप. नाउ द टाइप्स ऑफ मर्जर्स. ठीक है, ये आप सबने पहले पढ़े हुए होंगे. हॉरिजॉन्टल मर्जर, बेसिकली सेम बिजनेसेस दो जो मर्ज हो जाए, जैसे कि हमने ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर या टेबल मैन्युफैक्चरर की बात की थी कि 2 टेबल मैन्युफैक्चरर्स मर्ज हो जाए, ये हॉरिजॉन्टल होगा. ठीक है, 2 फ्लोर मिल्स मर्ज हो जाए, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, इसी तरह से कोई भी ऐसी फर्म्स जो सेम इंडस्ट्री, 2 स्कूल मर्ज हो जाए, हॉरिजॉन्टल मर्जर. 2 यूनिवर्सिटीज मर्ज हो जाए, हॉरिजॉन्टल मर्जर. हाँ, देन कम्स इन द वर्टिकल मर्जर. अब इसमें डिफरेंट 2 टाइप्स आ जाती हैं. एक बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर है, ये बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, और दूसरी फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, ये मर्जर है. ठीक है, बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर क्या है कि लेट्स सपोज मैं कॉटन की जिनिंग करता हूं, ठीक है, और मैं अब फार्म भी परचेज कर रहा हूं जिसके ऊपर कॉटन उगती है, या फिर मैं स्पिनिंग करता हूं धागे की स्पेशली. ठीक है, तो मैं जिनिंग वाली फैक्ट्री भी परचेज करूं जो पहले जिन करके दे मुझे कॉटन, और फिर मैं उसकी स्पिनिंग करूं आगे. ठीक है, ये बैकवर्ड मर्जर है कि मैंने अपना सप्लायर परचेज कर लिया जिससे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं. ठीक है, एक है फॉरवर्ड मर्जर जिसके अंदर मैंने अपने कस्टमर को परचेज कर लिया. ठीक है, मैं धागा बना रहा था, स्पिनिंग कर रहा था, आगे उस धागे से जो कपड़ा बनाने वाला था मैंने उसकी दुकान को परचेज कर लिया, या उस कपड़े से जो रेडीमेड गारमेंट बनाता था मैंने उसको परचेज कर लिया. तो ये फॉरवर्ड मर्जर हो गया. शुगर मिल किसको परचेज कर दी? ये तो नहीं, वो इन दैट केस होगा कि अगर एक शुगर मिल है वो अब एक कई 100 हेक्टेयर जमीन परचेज कर लेती है लोगों की जिसके ऊपर गन्ना वो उगा रहे थे ऑलरेडी, दैट वुड बी बैकवर्ड मर्जर. और फॉरवर्ड मर्जर शुगर मिल का तब होगा जब वो कई स्टोर्स या इम्तियाज की पूरी चेन खरीद लेती है. चीनी तो वहां बिकनी है ना, तो वो पूरी चेन वो खरीद लेती है, या फिर सिर्फ चीनी के होलसेलर्स को खरीद लेती है कि अब हम अपना होलसेलर, हम खुद चीनी की होलसेल करें, हम किसी और होलसेलर को चीनी ना बेचें. इन दैट केस में भी वो क्लासिफाई हो जाएगा.
बट ये टेक्निकल चीजें हैं तो इनको जरा आपको सोच कर देखना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर भी अगर आपको पेपर से पूछा जाता है तब भी ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप का मर्जर है। मूविंग फॉरवर्ड, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या होगा? मेरा बिजनेस यहां भावलपुर के अंदर है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है भावलपुर के अंदर, एक और बंदा है जिसका स्टेशनरी का ही बिजनेस है मुल्तान के अंदर। हम दोनों अगर मर्ज हो जाएंगे तो मैं जो एक्स्ट्रा आइटम मेरे पास है मैं वहां बेच सकता हूं, जो उसके पास एक्स्ट्रा आइटम वो यहां बेच सकता है। हम दोनों के 2 ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है ना। वो दोनों बिजनेस हमारे हैं, दोनों का जो प्रॉफिट होगा हम शेयर करेंगे, ठीक है। ये मार्केट एक्सटेंशन है कि हमने अपनी, उसने मेरी मार्केट कैप्चर की, मैंने उसकी मार्केट कैप्चर की, बेसिकली हमारी मार्केट एक्सपेंड हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट एक्सपेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सपेंशन मर्जर के अंदर क्या हो रहा होगा? मैं लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स बेचता हूं, ठीक है, भावलपुर के अंदर, मेकअप का सामान, ब्रशेस, आईलैशेस, व्हाटसोएवर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। दूसरा बंदा परफ्यूम्स बेचता है भावलपुर के अंदर ही, लेकिन वो सिर्फ परफ्यूम बेचता है, वो और कोई चीज नहीं बेचता। हम दोनों ने जब मर्जर किया तो हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो गया ना। उसकी सिर्फ परफ्यूम्स की जगह वो कॉस्मेटिक्स भी बेच रहे हैं, मेरे कॉस्मेटिक्स की जगह सिर्फ अब मैं परफ्यूम भी बेच रहा हूं, जो 2 चीजें हम अब बेच रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्सपेंशन होगी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ गई है हमारी। देन कम्स इन कॉन्ग्लोमरेट, 2 कंपनीज दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरिया, वो मर्ज हो जाती हैं। तो लेट्स सपोज आईयूबी मर्ज कर जाती है विद व्हाट, भावलपुर में और क्या है? नहीं नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, टोटली डिफरेंट चीज हो। विद अ रेस्टोरेंट 4 सीजन के साथ, लेट्स सपोज एसएस वर्ल्ड के साथ हो जाती। अब एसएस वर्ल्ड का टोटल डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, इसका टोटल डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, तो दैट वुड बी अ कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। ये कॉन्ग्लोमरेशन हुई है, 2 ऐसे बिजनेसेस मर्ज कर गए जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, ठीक है, वो मर्ज कर जाता है वहां पर एक बड़े मॉल के साथ, अब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो दीज वुड बी कॉन्ग्लोमरेट, कि वो एक डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर मर्ज कर रहे हैं, तो भी डिफरेंट हो जाएगा। अगेन कि वो टोटली एक लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो लैंड डेवलप करती है, हम सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। अगेन कॉन्ग्लोमरेट। हाँ, जगह बहुत अच्छी पड़ी है ना। ओके, ये आइडिया मैंने प्रपोज नहीं किया रिकॉर्डिंग सुनने वालों के लिए, ये आइडिया असद का है, असद से पूछा जाए इसके बारे में। कंसोलिडेशन मर्जर्स, ओके, कंसोलिडेशन क्या होता है? लेट्स सपोज हम इसको कंसोलिडेशन को, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कंसोलिडेशन मर्जर वो होगा जहां पर हम 2 कंपनीज को मर्ज कर रहे हैं। अब दिस कुड बी अ हॉरिजॉन्टल मर्जर, दिस कुड बी अ वर्टिकल मर्जर, दिस कुड बी अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, लेकिन ये वो मर्जर होगा जिसके अंदर पिछली कंपनीज डिसॉल्व हो जाएंगी और एक नई कंपनी बनाई जाएगी अब, ठीक है। पहले तो ये मर्जर जो था ना, हम उसके अंदर ये हो रहा था कि हम कोई एक रख लेते थे, दूसरी को बंद कर देते थे, लेट्स सपोज ये दोनों को ही एक डिफरेंट नेम न्यू ऐड करके हम उसको चला रहे थे। यहां पर नए सिरे से कंपनी बनेगी, नया नाम होगा, नया बिजनेस होगा, ठीक है। ये मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा कि कंपनी ब्रांड न्यू होगी और इसके टैक्स रिटर्न्स नए सिरे से फाइल किए जाएंगे अब से। ये अब वो पुरानी कंपनी नहीं रही मर्जर के बाद, तो दैट वुड बी कंसोलिडेशन मर्जर। कि लेट्स सपोज आईयूबी ने मर्जर किया एनसीबीए से और नाम रख लिया एबीसी, नो प्रॉब्लम, दिस इज अ कंसोलिडेशन मर्जर, क्योंकि नए नाम से अब बिजनेस शुरू कर रहे हैं दोनों। नहीं, बिजनेस टाइप चेंज नहीं हो रही। अगेन मैंने आपको बताया ये कॉन्ग्लोमरेट भी हो सकता है, मतलब एक का बिजनेस कुछ और हो दूसरे का कुछ और हो। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है कि दोनों सेम बिजनेस के अंदर हो, जैसे मैंने अभी आईयूबी एनसीबीए की एग्जांपल दी। ये वर्टिकल भी हो सकता है कि आईयूबी को स्टेशनरी हमें बहुत जरूरत होती है, स्टेशनरी सप्लायर परचेज कर ले और दोनों अपना नाम चेंज करके लिख लें एबीसी सप्लायर्स या एबीसी यूनिवर्सिटी, नो प्रॉब्लम। जैसे कि एक एग्जांपल देके शायद कोशिश कर रहा हूं समझाने की। आईबी को पब्लिशिंग का काम करना पड़ता है, प्रिंटिंग का, पब्लिशिंग का, आपके आंसर शीट्स, बहुत सारा पेपर यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो आईबी कहती है हमें जी प्रेस की जरूरत है,
तो एक प्रेस के साथ उसकी बात हो जाती है, दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों नए नाम से शुरू कर देते हैं। वो प्रेस अब आईयूबी का पार्ट बन जाएगी, आईयूबी के अंदर ही या किसी भी प्रेमिसेस के अंदर कुछ भी होगा वो उसका पार्ट बन गई। नए नाम से हमने काम शुरू कर दिया। लेट्स सपोज बहावलपुर यूनिवर्सिटी या समथिंग, बहावलपुर प्रिंटिंग प्रेस समथिंग, ठीक है, कुछ भी एक नाम रख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया है, अब नए सिरे से एक बिजनेस शुरू कर दिया है। दैट इज वाई दिस वुड बी अ कंसोलिडेशन मर्जर। जरूरी नहीं है सेम ही बिजनेस और डिफरेंट बिजनेस भी हो सकते हैं। तो बिजनेस की टाइप से ज्यादा यहां पर बात यह है कि जहां पिछले केस के अंदर लेट्स सपोज हमने मर्ज किए दो बिजनेस और उसी नाम से चलाते जा रहे हैं दोनों को, या फिर एक के नाम के ऊपर दोनों एग्री हो गए कि दोनों इसी नाम से चलाएंगे, वो थे जो प्रीवियस हमने टाइप डिस्कस की। जब हम नए नाम से उसको शुरू कर देंगे दोनों को मर्ज करके, दैट वुड बी अ कंसोलिडेशन मर्जर। ओके, व्हाई मर्जर्स फेल, कि मर्जर्स फेल क्यों होते हैं। ओके, सबसे पहली चीज लैक ऑफ प्लानिंग या ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग, ठीक है, कि हमने जब मर्जर किया ना बहुत खुश, ओहो मर्जर होगा, कंपनियां बड़ी हो जाएंगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी मिलेगी, ये भी होगा वो भी होगा, ये सारे बेनिफिट्स होंगे। प्लानिंग हमने की नहीं उसके लिए, हमने कुछ नहीं सोचा कि क्या हो रहा है कैसे होगा। पता बाद में ये चला मर्जर करने के बाद कि जी जहां पर हमारी ब्रांचेस थी वहीं पर तो दूसरी कंपनी की ब्रांचेस थी, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जैसी फैसिलिटीज हमारी थी वैसी उसके पास थी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी कंपनी को, ठीक है। लेट्स सपोज फाइजर के पास बहुत सारे पैसे पड़े थे बचे हुए, क्योंकि वहां पर ना वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ज्यादा, तो वो क्योंकि इन्वेस्टर चाहता है कि मेरे पैसे मुझे वापस ना दिए जाए, डिविडेंड देंगे ना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, कंपनी कर दे, मैं डिविडेंड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने तो इतने पैसे आए पड़े, इनका क्या करें, जैसे कि अभी उनके पास बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए होंगे वैक्सीन बेचने के बाद फिर से, तो उन्होंने जाके जीएसके को परचेज करने की ऑफर की ब्रिटेन के अंदर कि ये पैसे वहां जाएंगे, अमेरिका से वहां जाके इन्वेस्ट हो जाएंगे, बस ठीक है खत्म, हम जीएसके परचेज कर लीजिए हमने इसके साथ, ठीक है। वो डील उनकी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इस तरह से वो डिफरेंट कंपनीज को उन्होंने परचेज करने की इस तरह से ऑफर देते हैं। अब इस केस के अंदर उन्होंने जब परचेज के पता चला, ओहो यार वो भी वही रिसर्च कर रहे थे जो हम कर रहे थे, उनके पास भी वही चीजें जो हमारे पास है, दवाइयां बिक रही हैं, हमें क्या फायदा उसको परचेज करने का, ठीक है। तो आप पहले से प्लानिंग करते हैं कि हाँ ये कोई नई चीज के ऊपर काम करे जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकती है। इनकी ब्रांचेस डिफरेंट एरियाज में, ये डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में बेचते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट करते हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इनकी फ्यूचर रिसर्च की जो नई गोलियां ये बना रहे हैं, ये उन एरियाज में बना रहे हैं जिनमें हम नहीं बना रहे। तो जो हमारी बनेंगी वो अलग बिकती रहेंगी, इनकी बनेंगी वो अलग बिकती रहेंगी, दोनों से प्रॉफिट आएगा, पता चले दोनों एक ही रिसर्च कर रहे हैं, दोनों के ऊपर पैसे लग रहे हैं प्रोजेक्ट के रिसर्च करने पे, मेक्स नो इफेक्ट। ओके, अनरीजनेबल कि एंड ऑफ रिजल्ट एक ही चीज निकले, बेचने वाली तो वही एक गोली बनी ना, दो कंपनियां अलग अलग बना रही हैं, दोनों की रिसर्च का खर्चा हम पे कर रहे हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट सिमिलरली एक बैंक है, दो वो मर्ज हो जाते हैं, जब वो ब्रांचेस के ऊपर मर्ज हो गए, बाद में पता चला जी कि ये साथ साथ तो ब्रांचेस खड़ी इनकी सारी, पाकिस्तान में 100 ब्रांचेस, इनकी टोटल 150 ब्रांचेस हैं, 100 बिल्कुल साथ साथ है, मतलब 100 ब्रांच यूजलेस हो गई है, मेक्स नो सेंस। आपने उसकी लेबलिंग भी चेंज करनी है, बहुत सारा कुछ और चेंज करना है, डेकोरेशन डिजाइन वगैरह, लेट्स सपोज आपने एक ही अगर नाम या कुछ चेंज कर, वो जो एक साथ 100 ब्रांचेस है उनको क्या करना है। आई थिंक वो मर्जर से ज्यादा एक प्रोजेक्ट बेस्ड मर्जर है, क्योंकि अब सोनी अपने मोबाइल फोन बेच रहा है इस वक्त, एरिक्सन के साथ अब वो नहीं सेल कर रहे, ठीक है। ये तब की बात है जब सोनी वॉज द पायनियर इन मार्केटिंग, उनको बेचना आता था प्रोडक्ट, सोनी का नाम चलता था, सोनी को बेचना आता था, अब तो बहुत कम हो गया है, सोनी से ज्यादा भी सैमसंग एंड ऑल दीज आर वर्किंग। तो तब सोनी वॉज द पायनियर, तो उनको मार्केट करना आता था, चीज को बेचना आता था, लेकिन उनके पास सेल फोन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो टीवी वगैरह चीजें बनाते थे, सेल फोन की टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी अच्छी नहीं थी, या बना नहीं सकते थे अच्छा सेल फोन, तो वो एरिक्सन के पास थी, एरिक्सन बहुत अच्छा सेल फोन बनाती थी, लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता था, मार्केटिंग उनकी बहुत वीक थी। जैसे कि एप्पल के बारे में कहा जाता है कि जब तक स्टीव जॉब नहीं था वो बेचने नहीं आते सामान, बेची नहीं जाती उनसे मैक्स, स्टीव जॉब्स वापस लेकर आए हैं उसने, जैसे कि आईपॉड, फिर उसके बाद आईफोन, ये आईपैड, मैक्स, इनको पूरे को रिवाइज कर दिया और फिर उसकी सेलिंग स्ट्रेटजी सारी सेट की, नोबडी एल्स हैड थॉट बिफोर दैट। तो एरिक्सन के पास इस तरह का बंदा नहीं था जो जाके बेच सके। अब स्टीव जॉब्स के पास वो एक एबिलिटी थी मार्केट करने की जिसको, कि एक दिन जब वो अपने WTC उनकी जो होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, स्टेज पे पहुंच गया एक एनवेलप लेकर, वो कह रहे आज मेरे पास तुम्हारे बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है और ये मेरे हाथ में, लोग परेशान, ये एनवेलप में से क्या निकालेगा। दिस वाज व्हाट ही ब्रॉट आउट, अ मैकबुक एयर।
उसने कहा जी इतनी थिन, दुनिया का थिनेस्ट लैपटॉप हमने बनाया है कि इतनी थिन और इतनी छोटी है कि कोई भी इसको एक छोटे A4 साइज के एनवेलप में कैरी कर सकता है। और ये बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया इसका। दैट्स अ फैक्ट। उसकी सेलिंग की एबिलिटी थी, तो सोनी के पास सेलिंग एबिलिटी थी। एरिक्सन को मोबाइल उन्होंने एक मर्जर किया था टेम्परेली कि वो सोनी को, जब वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब सोनी अपने नाम से बेचता है सेलफोन, एक्सपीरिया आई थिंक। सो वो एक इस टाइप का मर्जर था। वो अगर आप ये देखें, दोनों कंपनीज खत्म नहीं, दोनों सेपरेट सेपरेट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। सोनी तो अभी भी है, सोनी के बाकी सारे प्रोडक्ट सोनी एरिक्सन के नाम से नहीं बिकते, वो सोनी के नाम से ही बिकते थे। इस तरह का मर्जर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स है इसके अंदर, हर चीज पॉसिबल है, हाइब्रिड। तो पहली चीज लैक ऑफ प्लानिंग या ओवर प्लानिंग, कि आपने ओवर ऑप्टिमिस्टिक कर लिया, ओए होए ये बिजनेस हम ज्वाइन करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम बहुत कुछ अर्न करेंगे। ह्यूमन इंटीग्रेशन सेकंड चीज। अब दो डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनके चलने के तरीके डिफरेंट है, जॉर्गन्स तक डिफरेंट होते हैं बात करने के आपस में कंपनीज में। आप कभी किसी डॉक्टर से बात करके देखेंगे, आपको पता चलेगा यार ये तो अजीब अजीब सी चीजें बोलता है, इसकी मुझे समझ ही नहीं आती। जो आपस में टर्म आपके सामने करूंगी, इसको हार्ट अटैक हुआ है, इसको एमआई हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके अंदर ये बंदा परेशानी, ये आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैंने इसको कुछ और बताया, उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ, वो आपस में कुछ और लगे हुए हैं। इस तरह कंपनीज की लैंग्वेज है, उनकी एम्प्लॉयज की आपस में बॉन्डिंग है, उनकी एक लेट्स सपोज एक कल्चर बना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर वो दोनों एम्प्लॉयज कंपनीज के आपस में मर्ज नहीं हो सकते, इंटीग्रेट नहीं हो सकते, दोनों का कल्चर बड़ा डिफरेंट है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और सक्सेसफुल नहीं होगा मर्जर। इस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर है कि उनका कल्चर ही डिफरेंट है, वो बड़ा लेजी सा कल्चर है, ये बहुत एफिशिएंट किस्म का कल्चर है। अब वो दोनों आपस में मर्ज नहीं हो सकेंगे, कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी मर्जर के बाद। तो ये ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी होता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि दोनों कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनकी वर्किंग है, मैनेजमेंट, उसके आपस में कम्युनिकेशन ना हो। सिमिलरली टैलेंट डिपार्चर, जैसे ही लोग देखते हैं कि ओहो कंपनीज मर्ज होने लगी है, अब तो जी एक्स आने वाला है, मतलब जॉब स्लैशिंग होगी, जब डाउन साइजिंग होगी तो हम भी जा सकते हैं, सबसे पहले टैलेंटेड लोग भागते हैं। और टैलेंटेड लोग जब जाएंगे, वो अपने साथ आपकी कंपनी के बेस्ट कस्टमर भी लेकर जाएंगे साथ ही, क्योंकि कस्टमर की रिलेशनशिप उस एम्प्लॉय के साथ बनी हुई होती है, कंपनी के साथ नहीं होती। फॉर एग्जांपल बैंकर्स आपके पास अक्सर आप देखेंगे, वो बैंकर जैसे ही ब्रांच मैनेजर एक ब्रांच से हमारे यहाँ दूसरी में शिफ्ट करता है, वो अपने साथ कई मेजर कस्टमर्स को भी उठा के ले जाता है अपने साथ ही दूसरी ब्रांच में, कि आप मेरे साथ, आपकी मेरे साथ डीलिंग है ना, आपकी बैंक के साथ डीलिंग तो नहीं है, तो अपने साथ कस्टमर भी ले जाते साथ ही। सिमिलरली वो एक तो टैलेंट डिपार्चर होगा, सबसे टैलेंटेड लोग सबसे पहले निकल जाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखे, अभी जॉब है, अभी अभी अच्छी प्राइस के ऊपर, इससे ज्यादा सैलरी देने वाले से ले लूं। एक बार जॉब चली गई तो लोग कम सैलरी के ऊपर हायर करेंगे, फिर मेरे पास वो बात नहीं रहेगी। तो सबसे पहले टैलेंटेड लोग डिपार्चर करते हैं, जो काम के एफिशिएंट लोग होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, कि स्लैशिंग तो नहीं, कोई पता नहीं कल को मुझे निकाल दे। डेफिनेटली डाउन साइजिंग करेंगे जब दो कंपनीज मर्ज होंगी बड़ी, तो एक उनके साथ ये इशू हो जाता है। दूसरा, फिर जब वो जाते हैं तो टैलेंट डिपार्चर के साथ लॉस ऑफ कस्टमर्स भी हो जाता है, कि वो अपने साथ अच्छे कस्टमर्स को साथ ले जाते हैं, मेजर कस्टमर्स जो उनके साथ डील कर रहे होते हैं उनको साथ ले जाते हैं। टैलेंटेड लोग वही थे, तो अच्छे सबसे बेस्ट आपके कस्टमर्स भी उनके पास होंगे, वो उनको भी अपने साथ ले जाइए, आप मेरे साथ हैं, मैं वहां आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, इससे भी अच्छी प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में जो किया हुआ है, कि वहां उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरीज को भेजा है कि जी उनको जाकर कहो कि जी जो चाइना देगा तुम्हें बनाकर, या जो तुम्हें चीज चाइना ऑफर कर रहा है, हम भी वही ऑफर कर देते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे, चाइना के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था दुनिया के अंदर। लॉस ऑफ कस्टमर्स, अगेन कि कस्टमर्स आपके लूज हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने साथ कस्टमर्स ले जाएंगे। अब मर्जर और एक्विजिशन की प्रोसेस, सबसे पहले आप अपना टारगेट डिफाइन करते हैं। एक्विजिशन क्या है और मर्जर में डिफरेंस क्या है, ये क्लैरिफाई कर दूं। मर्जर जब आप दोनों आपस में एग्री करके मर्ज करते हैं अपना बिजनेस। एक्विजिशन ये है कि एक बंदा दूसरे को ऑफर करता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूं, और वो बेच देते, या आप फोर्सफुली एक्वायर कर लें उसका बिजनेस, उसके शेयर्स परचेज कर लें ज्यादा सर, तो वो एक्विजिशन है, जहां पर आप एक ऑफर करके दूसरे को परचेज कर लेता है। मर्जर वो है जहां दोनों मिलकर आपस में बिजनेस को कंबाइन कर लेते हैं, वो एक्विजिशन, क्योंकि वारिद छोड़ के जा रहा था, जैज ने कहा कि हम परचेज कर लेते हैं आपके एसेट्स, सो या वो एक्विजिशन है। डिटरमिनिंग द टारगेट कंपनी, सबसे पहले कि जिसको आपने एक्वायर करना है या मर्ज करना है जिसके, तो उस कंपनी को डिटरमिन करते हैं। फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये कैसी है, प्रॉफिटेबल है भी नहीं है, इसके अंदर कैसे स्टाफ है, कैसी वर्किंग है, क्या हम इसको एक्वायर करने के बाद चला भी सकेंगे कि नहीं। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, कि कितना माल बेचते हैं, इनकी मार्केटिंग क्या है, इनकी मार्केट कितनी है, सेगमेंट्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी है इसके पास, कोई चीज ऐसी है जो हमारे फायदे की है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन,
कि कितने प्रॉफिट्स हैं, कॉस्ट कितनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की क्या चीजें हैं, जो डिप्रिसिएशन है कितनी हो चुकी है चीजों की, सारी कॉस्ट अकाउंटिंग और उसकी कैश फ्लोज किस तरह के हैं, उन सबको देखा जाता है। फिर कैश और बैंक के हालात के, कितना कैश पड़ा है, कितना बैंक के पास पैसा पड़ा है, कितना लोन लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम कि अब किस तरह से इसको एक्विजिशन को प्रोसेस किया जाएगा, कितने पैसे किस चीज के दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, ऑल दोज थिंग्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसके अंदर वो साइन करते हैं कि हम इसको एक्वायर करेंगे और ये हमारी ये डील हो गई है, हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस करने जा रहे हैं। सर वो क्या जैसे मतलब इसमें पेरेंट कंपनी एक होती है और उसके नीचे सब ब्रांडिंग ये चीजें बिक रही हो, जैसे मोबाइल फोन में, या फॉर एग्जांपल जैसे ओप्पो है फिर उसके नीचे शायद दो तीन और उसके तो ब्रांड हो गया ना, एक कंपनी के ही अपने ब्रांड हो गए। अगेन इसमें दो मॉडल्स हो सकते हैं, एक तो जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर एक मेजर ब्रांड है और उसके अंडर वो कभी भी यूनिलीवर के नाम से चीजें नहीं बेचते, वो बेच रहे होंगे लेट्स सपोज, अब यूनिलीवर क्या बेचता है, लिप्टन या कुछ और बेचता है, लेट्स सपोज हेड एंड शोल्डर बेच रहा है, या कोई क्रीम बेच रहा है, निविया XYZ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, पीएनजी हो गया लेट्स सपोज, ठीक है, पीएनजी मोटीन बेच रहा है लेट्स सपोज, साथ में सेफगार्ड सोप भी बेच रहा है, साथ में वो कोई लेट्स सपोज पॉलिश, शू पॉलिश भी बेच रहा होगा, लेट्स सपोज, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको एग्जांपल, ठीक है, टेम्पर्स भी बेच रहा है साथ में वो लेट्स सपोज कोई एक और चीज भी बेच रहा है, मतलब 50 कोलगेट भी बेच रहा है, ठीक है। अब दो शैम्पू भी बेच रहा है, लेट्स सपोज कि वो पेंटीन भी बेच रहा है, वो हेड एंड शोल्डर्स भी बेच रहा है, साथ में मतलब वो ट्रेसेमे भी बेच रहा है, यूनिलीवर के भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि वो ट्रेसेमे भी बेच रहा है, साथ में दो शैम्पू लाइफ बॉय भी बेच रहा है, कोई और शैम्पू भी बेच रहा है, ठीक है। वो एक कंपनी डिफरेंट ब्रांड से चीजें बेच रही है, वो कंपनी एक ही है, ठीक है। दूसरा मॉडल ये है कि कंपनी एक है जिसने आगे फर्दर कंपनीज एक्वायर की हुई है, या नई कंपनीज और बनाई हुई है जो उसकी सब्सिडरीज हैं, इनको हम कहते हैं सब्सिडरीज, वो आगे कोई चीज बेच रही हैं, वो सब्सिडरीज हैं उसकी, मतलब वो कंपनी का पार्ट भी नहीं है, किसी कंपनी का हिस्सा हो, इस कंपनी की ने उसके शेयर ओन किए हुए हैं, ये कंपनी उस कंपनी को ओन करती है और ये वो कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है। इसकी पाकिस्तान में कोई एग्जांपल ऐसा अभी मुझे याद नहीं आ रही। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे वॉक्सवैगन ने जो वो बहुत सारी इसमें वॉल्क्सवैगन ने क्या, इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी अभी रिसेंटली ये हुआ था कि दो ये जो है ना ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरर्स, AMD और दूसरा था एनवीडिया, तो AMD ने एनवीडिया को परचेज कर लिया था, हालांकि दोनों ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरर, AMD ने जब एनवीडिया को परचेज कर लिया तो वो एक बड़ी ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई लेट्स सपोज, ठीक है। तो जो दूसरी कंपनी अगर उसने उसको मर्ज नहीं किया, सिर्फ उसके शेयर्स परचेज करके अपने पास रख लिए, तो वो इन दैट केस उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। अगर उसको मर्ज कर लिया है अपने अंदर, देन वो उसका एक मर्जर हो गया, प्रॉपर मर्जर, वो एक कंपनी बन जाएगी नहीं। सो दिस माइट बी एन एग्जांपल, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर एग्जांपल सोचने बैठूंगा तो फिर ये डिले हो जाएगा, मैं इसको कंप्लीट करता जाऊं। आपको कोई एग्जांपल आती है माइंड में तो मुझे शेयर कर दें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है क्योंकि आपने आपने अगर नई कंपनी इंस्टीट्यूट करनी है, उसी जगह दोनों की जगह या दोनों का नाम मर्ज करके अब कर देना है कि सोनी एंड एरिक्सन लेट्स सपोज कर देना है, या PNG कर देना है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कर देना है, हेवलेट पैकर्ड, ठीक है, हेवलेट एंड पैकर्ड करना है, HP, तो वो आपने नया उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है क्योंकि कंपनीज अब नई रजिस्टर होगी जाके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। फिर आपने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज एंड नोटिफिकेशन, डायरेक्टर्स अप्रूवल ऑफ द प्रोपोज्ड स्कीम के डायरेक्टर्स को अप्रूव करेंगे कि हमने ये नई स्कीम बनाई है, ये नया बोर्ड होगा, इस तरह से सारी चीजें चलेंगी, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल होगी, उसका वोट होगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और इशुएंस ऑफ शेयर्स होंगे कि कोई नए शेयर इशू करने हैं तो वो नए शेयर इशू होंगे, एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी है वो ट्रांसफर होंगी, उनकी पेमेंट होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज इस केस के अंदर होगी, वो होगी कल्चरल ड्यू डिलिजेंस। कल्चरल ड्यू डिलिजेंस मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आप ये चेक करते हैं कि क्या दोनों कंपनीज का कल्चर आपस में कंपैटिबल भी है, क्या ये दोनों आपस में काम कर भी सकेंगे कि नहीं। अब एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का एफिशिएंट सीरियस कल्चर है, दूसरा बड़ा फन लविंग और बिल्कुल एंजॉय करने वाला कल्चर, जैसे कि हम एक जापानीज कंपनी को मर्ज करते हैं पाकिस्तानी के साथ, ये काम करके खुश नहीं, वो काम कर करके खुश होते हैं कि हम सारा दिन काम करना है, तो ये कभी भी नहीं चल सकेगा मॉडल। तो वो ये भी देखते हैं, कल्चरल ड्यू डिलिजेंस भी करेंगे, भाई वो उनसे कह रहे काम करना है ये वाला, ये अच्छा करते हैं यार, ये तो बड़ी देर है अभी फिर करेंगे, कभी वो हो के गुजर भी गया, वो फिर अभी करेंगे यार आराम से करेंगे। जैसे हमारा है कि दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूरस्थ, तो वही हमारा वो के जी अब डिले करते जा रहे हैं चीजों को,
तो कल्चरल ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी होता है टेक ओवर से पहले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के जब टेक ओवर होता है एक, ठीक है, तो टेक ओवर के अंदर अब ये टेक ओवर की बात हो रही है, टेक ओवर या जिसे हम कहते हैं कि हॉस्टाइल टेक ओवर, कि किसी और कंपनी ने आपकी कंपनी एक्वायर करने की कोशिश की है कि जी हम इसको खरीद लें, तो उसके लिए कुछ एंटी टेक ओवर टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं पॉइजन पिल। ये बेसिक इसका लिटरल मीनिंग जो होता था वो पॉइजन पिल वाला होता, जैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर के जो जासूस होते थे उनको एक वो पॉइजन पिल, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा वो WW7 के अंदर, कि जैसे ही वो पकड़ने पहुंचता था वो गोली खोल के खा लेता था फौरन ही, ताकि वो मुझसे कुछ पूछ ना सकें कि मुझे क्या पता है या मैंने क्या उसके अंदर डाइवल्ज की है चीजें। तो अक्सर जासूसों के पास इस तरह की पॉइजन पिल्स होती हैं। तो कंपनी अपने आप को एक पॉइजन पिल के तौर के पर एक पॉइजन पिल दे लेती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं कंपनी के एसेट्स को आप, ताकि कंपनी अब जो टेक ओवर करने वाला है जो कंपनी है उसके लिए अट्रैक्टिव ना रहे, उसके लिए इसमें तो अब कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत अच्छा पेटेंट था, आपने आगे किसी को बेच दिया, अब वो पेटेंट के पीछे तो आपके पास आता है कि यार इस पेटेंट से हमने इतनी महंगी चीजें बना बना के बेचनी थी, पेटेंट ही नहीं रहा तो हमने इस कंपनी का क्या करना है, ये हमारे किस काम की। अब वो आपको परचेज नहीं करेंगे, तो आपके पास उसके पैसे तो आगे कम से कम एटलीस्ट, और कुछ भी नहीं हुआ तो ठीक है, आपने अच्छी प्राइस के ऊपर बेच दी लेट्स सपोज। सो सिमिलर चीजें आप अपनी कंपनी को बेसिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इतना कि दूसरी कंपनी अब उसके अंदर इंटरेस्टेड ना रहे, पॉइजन पिल इसे हम कहते हैं, ठीक है। So it has since become a term referring to any strategy generally in business or politics to increase the likelihood of negative results over positive ones for anyone who attempts any kind of takeover। या फिर आपकी कंपनी कुछ इस तरह का अपना एक रूल्स पास कर लेती है कि अब तक जितने शेयर होल्डर्स उनके वोटिंग राइट्स होंगे, इसके बाद नए जितने शेयर होल्डर्स आएंगे उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वो कल को परचेज कर भी लेते हैं शेयर्स, तो अब उनके पास वोटिंग राइट ही नहीं है, वो किस तरह से कंपनी को इन्फ्लुएंस करेंगे कि उसकी चीजें चेंज करेंगे। या फिर कंपनी के पास जो प्रॉफिट से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो उनके पास ज्यादा एसेट्स होती, अब हल्की फुल्की चीजें रखी हुई है उन्होंने, या अब रेंटेड चीजें रखी हुई है, उसके ऊपर वो देख रहा है कि यार इसके तो फायदा ही कोई नहीं कंपनी को लेने का, तो कंपनी अपने की एसेट्स को डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है, कुछ भी इस तरह की स्ट्रेटजी लगा सकती है जिससे वो एक नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो कि खरीदने वाले को नुकसान और उल्टा फायदा होने की, तो डेफिनेटली खरीदने वाला नहीं खरीदेगा इस कंपनी को। दूसरी टेक्निक है पैकमैन। अब पैकमैन डिफेंस से हम कहा जाता है, ये अगर आपने वो पैकमैन गेम किसी ने खेली हुई है तो वो जो होता था ना, वो पैकमैन मुड़ के ना जब उसके पीछे गोश्त आते तो उस गोश्त को खा जाता था, दिस वाज द पैकमैन गेम। तो पैकमैन का बेसिकली मतलब ये है कि आप हॉस्टाइल टेक ओवर को टेक ओवर कर लें, जिसका आपको पता चले कि ये आपको खरीदने जा रहा है, आप पहले जाके उस कंपनी को खरीद लें, ठीक है। द पैकमैन डिफेंस इज द डिफेंस ऑप्शन टू stave off a hostile takeover. It is when a company that is under a hostile takeover acquires its would be buyer, कि जो उसको खरीदना चाह रहा है वो उसी को खरीद ले, ठीक है। थोड़ा सा इशू लग रहा है, जैसे एक पेरेंट ग्रुप एक ही होता है लेकिन वो अपने सब ब्रांडिंग करके डिफरेंट नेम से अपनी चीजें बेचते हैं, तो वो अलग-अलग तरह से क्यों बेचते होते हैं? क्योंकि एक जैसे आपने बताया कि एक बड़ा ब्रांड होगा तो उसका एक अलग ही इमेज जाता है। दो रीजंस। पहली रीजन, वो हमेशा उसके पीछे फिर भी अपना, जैसे कि यूनिलीवर है, पीछे यूनिलीवर का लोगो एक लगाते जरूर है, ठीक है, लेकिन अब वो हर चीज डिफरेंट ब्रांड से बेच, लाइफ बॉय अपने नाम से बेच रहे होंगे, पैंटीन अपने नाम से बेच रहे होंगे, ट्रेसेमे अपने नाम से बेच रहे होंगे। सिर्फ अब मैं शैम्पूज की एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेट्स सपोज, ठीक है। क्यों? दो रीजंस। अगर उसकी कोई नेगेटिव इमेज आती है कि जो यूनिलीवर खराब है, तो तीनों बंद हो गए ना फिर तो, अगर यूनिलीवर के नाम से बेच रहे हैं तो, किसी एक ब्रांड नेम से बेच रहे हैं तो, ये यूनिलीवर के बारे में कोई बैड न्यूज आ जाती है मार्केट में, रेपुटेशन तीनों की गई, तीनों की सेल बंद हो गई। दूसरी चीज, वो अब एक इतना बड़ा जायंट बन जाता है कि वो सब चीजें यूनिलीवर ही बेचता है यार, इतनी बड़ी कंपनी, आप एक इंप्रेशन भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है ना कि ओहो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अब आपको सिर्फ इतना पता चल जाए दिन में कितनी चीजें यूनिलीवर की यूज करते हैं, अब यार ये सब यूनिलीवर बनाता है। जब इतने ब्रांड नेम्स होते हैं आपको पता नहीं चलता ये चीज भी यूनिलीवर की है, ये टूथपेस्ट तक यूनिलीवर का है, ये साबुन तक यूनिलीवर का है, ये सर्फ तक यूनिलीवर का है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। और दूसरी चीज, कभी यूनिलीवर की किसी एक ब्रांड की बदनामी हो जाए तो बाकी ब्रांड इफेक्ट नहीं होंगे, उनकी सेल चलती रहेगी, सिर्फ उस एक ब्रांड की सेल को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि आपके उस ब्रांड से ज्यादा बाकी को इफेक्ट नहीं होगा। और अगेन रेपुटेशन आ जाती है, न्यूज आ जाती है मार्केट के अंदर कि इसके अंदर कुछ मिलावट है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स के साथ कि जी ये तो बीफ बेचते हैं इंडिया के अंदर,
तो बड़ा मसला खड़ा हो गया, इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड बंद हो गए थे, वहां बीफ आप नहीं बेच सकते। सो इस तरह की कोई भी खबर फैल जाए, कोई बात फैल जाए यहाँ पर, तो वो ये कि डिफरेंट ब्रांड्स हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता उन्हें। और अगेन हर ब्रांड की अपनी इमेज है। फिर लेट सपोज 3 तो वो सिर्फ शैम्पू बेच रहे हैं, लेट सपोज अगर मैं अज्यूम करूं कि तीनों उन्हीं की हैं, तो एक किसी एक क्लास के लिए, दूसरी दूसरी क्लास के लिए, तीसरी तीसरी क्लास के लिए। अब लाइफ बॉय आज जाके लाइफ बॉय बनाइए, वरना जिस जमाने का मुझे लाइफ बॉय याद है, ये सबसे सस्ता साबुन होता था, लाल रंग का, वो सिंपल सा, जो सबसे चीप, सबसे लोग गरीब तरीन बंदे ने खरीदना होता था। आज तो वो आपको महंगे वाली कैटेगरी में मिलता है ना, वो अब वो उस कैटेगरी में पहुंच गए, तो वो उसको टारगेट करने के लिए बना हुआ था। तो अगर वही लाइफ बॉय के नाम से वो एक हाई क्वालिटी डव, अब डव भी यही बेचते हैं यूनिलीवर, अब डव और लाइफ बॉय एक नाम से बेचना शुरू कर दें। अब डव खरीदना है एक अपर क्लास वाले ने, मिडिल क्लास के हायर लेवल इनकम वाले ने, लाइफ बॉय खरीदना था किसी लोअर इनकम वाले ने, तो अपर वाला तो कहेगा मैं लाइफ बॉय खरीदूं, अब नो वेज। तो उसके मार्केट सेगमेंट के हिसाब से भी उनकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है, उनकी मार्केट डिफरेंट होती है। ये भी एक रीजन है मेजर जिस वजह से वो डिफरेंट सेगमेंटेशन करते हैं। ग्रुप है बाकी सब ठीक है, ये बाकी सारे तुम्हें दिल में बहुत गालियां दे रहे होंगे अभी। सर, उसके अंदर 10 कंपनियां आती हैं और वो सर आपस में compete करती हैं, जैसे ऑडी, बेंटली, पोर्श। यार वो और चीज है, वो भी समझा देता हूं आपको। वो केस ये है कि जी एक कंपनी उसके पास पांच फालतू, उसने जाके दूसरी परचेज कर ली, दूसरी क्राइसिस में थी, तीसरी जब क्राइसिस में उसने वो भी परचेज कर ली, वो सारी इकट्ठी। अब ये ऑडी क्या है? ऑडी ऑटो यूनियन है। ऑटो यूनियन 4 कंपनीज का मिक्सचर, वो जो 4 सर्कल्स हैं वो 4 कंपनीज रिप्रेजेंट करते हैं। वो 4 मर्ज हुई ऑडी के नाम से, आज ऑडी के नाम से बिकती है, वो 4 अब कहीं नहीं मिलती है आपको कहीं पर भी, ठीक है। अब इस केस के अंदर इसने चारों खरीद ली हुई, जैसे टाटा ने खरीदी थी लैंड रोवर और जैगवार, कैश पेमेंट देकर खरीदी थी टाटा ने, दोनों इंडियन ब्रांड्स हो गए, वहीं पर रही है अभी तक, वैसे ही बन रही है। रोल्स रॉयस को परचेज किया था किसने? मर्सिडीज ने परचेज किया था, आई थिंक, पता नहीं किसने परचेज किया था। सो बहुत सारी कंपनीज होती है, अगेन वो ब्रांड ऐसा है कि उसको वो चेंज नहीं करना चाहते, वो ऑलरेडी बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। वो जैगवार का क्या नाम टाटा रख देंगे, वो जैगवार के नाम से बिक रही है। लैंड रोवर के नाम से ज्यादा बिकती है, टाटा के नाम से कभी भी नहीं बिक सकेगी। तो वो उसने परचेज कर लेते हैं, उनके गवर्नमेंट, उनके पास बिजनेस में पैसे पड़े हैं, वो जाकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो आपस में कंपीट करें, उनको क्या इशू है? कंपटीशन से मैंने आपको पहले बताया कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अब वो हर कोई कोशिश करेगा अपनी कॉस्ट कम करने की, बिजनेस को तो फायदा ही है ना उनके कॉस्ट कम करने से, नुकसान तो नहीं है। बाकी जहां कहीं होने लगेगा वो आपस में ऑटोमेटिकली। अब अगेन एक और रीजन भी है इसका, सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट होंगे। ये तो नहीं होगा ना कि उन 10 की 10 कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 100% सेम हो। सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सब अपने हिसाब से चला रहे होंगे उन्हें। ये फैक्टर्स भी आ जाते हैं। बस उनको एक कंपनी के शेयर सस्ते मिल रहे थे, अच्छे रेट पे मिले तो उन्होंने परचेज कर ली। ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। वापस टॉपिक पे आओ भाई। जो मोस्ट कोटेड एग्जांपल है पैकमैन की, वो यूएस कॉर्पोरेशन हिस्ट्री के अंदर वो है अटेम्प्टेड हॉस्टाइल टेकओवर ऑफ मार्टिन मैरिटिया by Bendix Corporation in 1982. In response, Martin Marietta started buying Bendix stock with the aim of assuming control over the company. Bendix persuaded Allied Corporation to act as a white knight, and the company was sold to Allied the same year. The incident was labeled as Pac-Man defense in retrospect. मैं व्हाइट नाइट से व्हाइट नाइट आगे आने वाला है। खैर, तो बेसिकली हुआ यह कि बेंडिक्स परचेज करना चाहती थी मार्टिन को, लेकिन मार्टिन वालों ने क्या किया, बेंडिक्स के परचेज करने शुरू कर दिए शेयर, कि हम पहले इनके शेयर परचेज करते ताकि ये ना, जैसे तो उसको बाद में बेंडिक्स को जाना पड़ा एलाइड के पास कि भाई तुम हमें खरीद लो ताकि कहीं हमें मार्टिन वाले ना खरीद लें। तो वो उसके पास जाकर उसने अपने आप को बिकवा के एक पैकमैन डिफेंस के तौर के पर, कि उन्होंने जाकर उसके साथ मिलकर फिर दोबारा मार्टिन को परचेज किया। ठीक है, पैकमैन डिफेंस यही है। The name refers to when Pac-Man, the star of a video game of the same name, turns around and devours the ghost that was previously pursuing him after eating a power pill that allows him to do so. This term, though not the technique, was copied by the Biot Group Bruce. तो उसकी वजह से वो चल रही, इतनी पॉपुलर हो गई है कि वो पैकमैन डिफेंस बन गया है। कि बेसिकली वो गेम के अंदर ये होता है कि पैकमैन वापस मुड़कर जो गोस्ट का फॉलो कर रही थी तो वो गोली खा के उसको खा लेता था, डिवावर कर लेता था। वही वाली हम करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो कंपनी आपको खरीदना चाह रही है आप जाकर उसको परचेज कर लें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ पैकमैन डिफेंस।
अब आगे व्हाइट नाइट के ऊपर अभी डिस्कस भी हो गया है। व्हाइट नाइट बिजनेस वो होता है, वो कॉर्पोरेशन होती है जो एक और प्राइवेट कंपनी है, जो कि एक पर्सन है या कोई ऐसा बंदा है या ऐसी फर्म है जो कि आपके फ्रेंड है, ठीक है, और आप प्रेफर करेंगे कि आपको कोई हॉस्टाइल टेक ओवर करने की बजाय व्हाइट नाइट टेक ओवर कर ले, तो आप खुद जाते हैं। लेट्स सपोज कंपनी ए है, ये एक वो है जो टारगेट कंपनी है जिसको परचेज करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी बी वो हॉस्टाइल टेक ओवर है जो इसको परचेज करने की कोशिश कर रही है। तो अब कंपनी ये चाहती है यार बी वालों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ये पता नहीं क्या मैनेजमेंट के चेंजेस करें, हमें निकाल दें, हमें अच्छी पैकेज ना मिले, कोई भी और मसले हो जाएं, हमारी बात ना मानी जाए बोर्ड के अंदर, हम बी के पास नहीं जाना चाहते, हम जाते हैं सी के पास। सी कौन है? सी व्हाइट नाइट है। सी एक ऐसी कंपनी जो हमारी फ्रेंड है, हमारा सप्लायर भी हो सकता है, हमारा बायर भी हो सकता है, या वैसे हमारा ताल्लुक वास्ता हो सकता है उसके साथ, हम इसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। आप सी को जाके कहते हैं यार देखो डी हमें परचेज करना चाहिए, तो हमारे और तुम्हारे फिर मामला भी खराब हो जाएंगे। हो सकता है वो तुम्हें हमें रॉ मटेरियल ना बेचने दे या हमारे तुम्हारे साथ डील ना करने दे, और वैसे भी हम उसके पास जाना नहीं चाहते, तुम्हारे पास पैसे, तुम हमें खरीद लो रादर देन के बी हमें खरीदे। यू गेट द आइडिया? सो बेसिकली सी एक्ट्स एज व्हाइट नाइट, और वो आपको परचेज कर लेती है ए को एज कंपेयर टू के बी ए को परचेज करे, क्योंकि हम एज ए प्रेफर कर रहे हैं कि हमें बी की जगह सी परचेज कर ले, हम ज्यादा सुटेबल है, हम ज्यादा कंफर्टेबल है, हमारी सी के साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है, ये हमसे ज्यादा रिलेटेड है समहाउ। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए इसको पढ़ नहीं रहा क्योंकि बाकी सारे सोच रहे हैं कि बस कब खत्म होने वाला है, तो बिल्कुल 3 ही रह गए हैं, डोंट वरी। डिस्पोजल ऑफ की एसेट्स, ऑलरेडी हमने उसके अंदर वैसे ऊपर डिस्कस पॉइजन पिल में भी ये कर लिया था, लेकिन फिर से कर देता हूं कि आप फौरी तौर पर अपने की एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना शुरू कर देते हैं, उन एसेट्स को जिनके पीछे दूसरी टारगेट कंपनी आ रही है। हो सकता है आपकी कंपनी कैंसर के ऊपर एक ऐसी रिसर्च करके दवाई बना रही है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट कर सके, जो कि एड्स की ट्रीटमेंट कर सके, जो कि कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन बना सके। अब इसलिए वो दूसरी कंपनी आपको परचेज करना चाह रही है क्योंकि इस एसेट की वजह से आप बहुत उसके लिए पॉपुलर है कि यार ये बन गई तो ये तो बहुत पैसे आएंगे इससे, तो आप उसी चीज को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, आप बेच देते हैं, या अपने की एसेट्स को, अपनी मशीनरी, अपनी मेजर चीज, अपने मेजर एसेट्स को बेच के पैसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते पहले। अब कंपनी में ऐसा कुछ बचे नहीं जिसको परचेज करने के लिए वो आए, ठीक है, तो आप उसको रेंटल पे लेने चले जाते हैं चीजों को, कि जैसे हम जिसे कहते हैं सेल एंड, उसे हम कहते हैं सेल एंड बाय बैक जिसे कह सकते हैं, या फिर रेंट आउट जिसे हम वो कह लेते हैं, हायर परचेज टाइप का एक एग्रीमेंट आपका हो जाएगा कि हम सेल करके एसेट उसी को वापस हायर परचेज के ऊपर या लीजिंग के ऊपर ले लेंगे। अब वो एसेट भी हमारा नहीं रहा और हम अपने बिजनेस में यूज भी कर रहे हैं उसे फिलहाल, ठीक है। देन कम्स इन एक्विजिशन बाय द टारगेट या टारगेट रीपरचेज, कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया, अब वो जिसको परचेज किया था वो पैसे इकट्ठे करे और कहे कि भाई हमारे आपको, हम आपसे अलग रहना चाहते हैं, आप ये अपने पैसे पकड़े, हमें वापस हमारा बिजनेस बेचने, तो वो रीपरचेज कर ले अपना बिजनेस उसी से जिसने उसको पहले जबरदस्ती एक्वायर किया था। और रीपरचेज के अंदर वो क्यों बेच देगी वापस? क्योंकि ये उसको ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे। लेट्स सपोज उसने ये कंपनी खरीदी, कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीदा इन $1 मिलियन, तो ये $1.1 मिलियन ऑफर कर देंगे, 1.2 मिलियन ऑफर करेंगे, भाई हमारी कंपनी हमें वापस भेज दो, हमें अपनी कंपनी चाहिए। जिसने एक्वायर करनी हो वो उससे ज्यादा देके भी तो एक्वायर कर सकता है, उस थर्ड भाई उसने जब एक प्राइस देखी, मार्केट में शेयर्स का रेट देखा, उसके हिसाब से शेयर परचेज कर लिए, ठीक है। अब हुआ ये कि उसके बाद उसने जब शेयर कंपनी देखी, उसको लगा यार ये काम तो शायद मेरे करने वाला हो भी ना, मुश्किल में हूं, ये कंपनी भी बहुत अच्छी नहीं है। इन्होंने क्या किया, उसको कहा कि जी तुमने हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करके हमारी कंपनी खरीद ली है, तुम्हारा $1 मिलियन लगा है, देखो तुम पता नहीं चला सको ना चला सको, या जो भी हो तुम चला भी सको, तुम्हें प्रॉफिट भी हो जाए। इससे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1 मिलियन, 0.1 मिलियन, 0.5 मिलियन। हम तुम्हें आज 1.5 मिलियन देते हैं, हमारी कंपनी हमें वापस करो, हमने यही चलानी है, हम इसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, यू कैन जस्ट बाय इट बैक। उसको जो प्रॉफिट 5 साल में मिल रहा था 10 साल में आप आज देकर परचेज कर लेते। मैं एग्जांपल शेयर करता हूं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है आजकल डिफरेंट, जैसे कि ना आप एक फुलफिल्ड बाय अमेज़न का एक बना सकते हैं कि आप अमेज़न को सामान भेज देते, चाइना से परचेज करें, डायरेक्ट चाइना से वहां चला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका स्टोर चल रहा है, अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच जाता है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न, अमेज़न आगे बेचता रहता है, आपको उसका प्रॉफिट मिल जाता है सेल का, ठीक है। ये पहले, अब पाकिस्तानी क्या करें इसके ऊपर, वो बनाते हैं ऐसा स्टोर या ऐसा स्पॉटिफाई का अकाउंट या जो सॉफ्टवेयर हैं ऐसे बहुत सारे बना लेते हैं, फिर उसको सेल के लिए लगा देते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पड़ी उन पर सेल पे लगा देंगे,
जी हमारा ये दराज का अकाउंट है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ये इतनी उसकी मंथली इनकम है। क्या करेंगे, अगले 3 साल की इनकम के अगेंस्ट उसको बेच देंगे आपको। आप आज अगले 3 साल की उसकी इनकम जो होनी है वो पे करें और खरीद लें, चलता हुआ आपको रनिंग बिजनेस बेच देते हैं। तो उसको क्या बेनिफिट है बेचने में, कि वो जो 3 साल वेट करके उसको पैसा इकट्ठे आगे वो नया बना लेता है, उसको बनाना आता है वो नया बना लेता है, नए सिरे से शुरू कर लेता है। वो आपको वो पुराना बेच देता है, उसको जो पैसे आने हैं, लेट्स सपोज के ये अब ये सस्ता नहीं होता, 80-90 लाख करोड़ 2 करोड़ का होता है, कभी कभी 5-10 करोड़ का भी होगा, इससे भी ज्यादा का होता है बिजनेस, जितना उसका प्रॉफिट है पर मंथ उसके हिसाब से अगले 3-4 साल का उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से आपसे कहना है इतने पैसे मुझे आज दे दे, उसको साथ इकट्ठे 5-10 करोड़ मिल गए जो अगले 4 साल में उसने कमाना था, उसका भी काम चल गया, आपको बिजनेस चलता चलाया मिल गया, आपको चलाना नहीं पड़ा शुरू से, आपको तो ये चल रहा है ना, बस ये चलता रहना है, मैंने इसको बस कंटिन्यू करना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, पॉलिटिक्स, अब इस मामले में लास्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स, कि फिर आप पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करते हैं, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, कंट्रीज की बात करने लग जाते हैं, आप कहते हैं यार इस टेक ओवर को रोकने के लिए क्या किया जाए, जैसे कि आज 5G नहीं आना चाहिए चाइना का कहीं पर भी, अमेरिकन ने जहां पॉसिबल हुआ जी 5G रोको, चाइना का 5G रोको, हवावे रोको, क्यों, अमेरिकन टेक जेंट्स ने कहा भाई ये देखें ये तो आपका सारा सेंसिटिव डाटा सारी चीजें 5G पे जाएंगी, ये तो ले जाएंगे, तो ओहो हो ये तो ले जाएंगे, वाकई ले जाएंगे, चाइनीज के पास पहुंच जाएगी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। नहीं जी नहीं, अमेरिका में 5G नहीं लगेगा, ऑस्ट्रेलियंस को कहा तुम भी 5G ना लगाओ, ब्रिटिश को कहा तुम भी 5G ना लगाओ चाइना का। तो पॉलिटिकल मूव्स, जैसे चीन और वो अमेरिका का हुआ था तो वो गूगल ने अपनी सपोर्ट खत्म कर दी थी हुआवे। या ठीक है, इसी तरह से अमेरिका ने कनाडा को कह के हवावे की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी उसको कनाडा के अंदर डिपोर्ट करा लिया था, रोक लिया था, उसको नहीं जाने दिया चाइना, वो 2 साल तक, साल 1.5-2 तक वो कनाडा के अंदर वहां पर रही है, उसके बाद कहीं चाइनीज ने 2 बंदे पकड़े हुए थे, उसके अगेंस्ट उसको सेटल करके उन्होंने एक्सचेंज करवाया। तो पॉलिटिकल मूव, कंपनीज पॉलिटिकल मूव के जहां वो देख रहे हैं कि हाँ पॉलिटिकल लेवरेज मिल सकती है, हमारा कोई ताल्लुक भी, हमने किसी कंपनी को फंडिंग भी की हुई है किसी पार्टी को इलेक्शन के लिए, वो पहुंच जाते हैं जी देखें ये मसला हो जाएगा आप इसके बारे में हल करिए, तो चाइनीज आके कैप्चर कर लेंगे आपकी पूरी इकोनॉमी को, चाइनीज के पास सारा डाटा पहुंच जाएगा। तो इस तरह से डरावे पहले जापान के देते रहे हैं, पहले रशिया के देते रहे हैं, अब चाइना के देते हैं। आप देख लें वॉर और टेरर खत्म हो गई है, दुनिया से टेररिज्म खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका ने पिछले 5 साल के अंदर बोला वॉर एंड टेरर, उन्होंने तो वो चाइना चाइना ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी सॉरी, वो उधर चल रहे हैं कि ये हमारा बिजनेस वहां जा रहा है, हमारे पैसे वहां जा रहे हैं। सो वो उसी को लाइन को टो कर रहे थे, जो उसके उनकी कॉर्पोरेशन उसको चला रही होती है कि जी हमारा तो ये देखिए बिजनेस जा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने जब से शुरू किया था कि जी बस ये चाइनीज हमारा बिजनेस लेकर जा रहे हैं। सो similar example, the 2 good examples would make you understand how this system works. DWP, Middle East based port company, acquired the management of some US ports after successful bidding. अब bidding हुई यूनाइटेड स्टेट्स की पोर्ट्स की, इसकी मैनेजमेंट करेगी कोई कंपनी, तो ये DWP थी मिडल ईस्ट की कोई कंपनी जो ये बिड जीत गई। लेकिन उसके बाद लेटर एज द कांग्रेस रेज कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स पोर्ट्स, यूएस प्रेसिडेंट हैड टू इंटरफेयर टू स्टॉप दिस बिड on the same lines as Indian business tycoon had a successful bidding of a French steel manufacturer, but later French government intervened and cancelled the bid. तो उन्होंने फ्रेंच स्टील मैन्युफैक्चरर को परचेज करने के लिए इंडियन ने मोस्ट प्रोबेबली टाटा या मित्तल वगैरह किसी ने किया होगा, फ्रेंच गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं ये तो हमारी गवर्नमेंट के तो हमारे खिलाफ हो जाएगा, मुल्क के खिलाफ, हम कल को कैसे करेंगे इसको। So that became an issue.